नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में बिना किसी एडवर्टीजमेंट के पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096952386089455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। आगे फिर नाबार्ड का RIDF है यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ये अस्तित्व में कब आया? वर्ष 1995-96 में। और इसका इनिशियल कॉर्पस कितना था? इनिशियल कॉर्पस इसका था 2000 करोड़ रुपए। ठीक है, 2000 करोड़ रुपए इसका इनिशियल कॉर्पस था। ये RIDF आपका संबंधित है पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोजेक्ट से। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये एम्फसाइज करता है कि अंडरटेकिंग मतलब ये प्रोजेक्ट जो भी हो कंप्लीट हो, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट की गई है और यहाँ पर बाद में उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया था, वो रुके हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट हों। RIDF किससे संबंधित है? नाबार्ड से संबंधित है। इनिशियल कॉर्पस ये था और ये सेटअप किया गया था 1995-96 में। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया या फिर IDBI, ठीक है, IDBI एक सिग्निफिकेंट एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कंट्री का, और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1964 से सेटअप किया गया है। ये बेसिकली एक डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया के इंडस्ट्रियल ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए काम करता है। ठीक है, और सिडबी जो है इसी IDBI के एक फंड के रूप में 1986 में शुरू किया गया था और फिर बाद में इसका सब्सिडरी बन जाता है 1990 में। ठीक है, सब सिडबी क्या करता है कि स्टेट स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को क्रेडिट देता है रॉ मटेरियल्स के लिए, मार्केटिंग सपोर्ट देता है एंटरप्रेन्योर्स को। वेंचर कैपिटल फंड एक सेटअप किया गया था सिडबी के द्वारा, स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सेटअप किया गया था और 1999 में। ठीक है, इनोवेटिव इंडिजिनस टेक्नोलॉजी एंड एक्सपर्टाइज उनको प्रोवाइड करवा के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करने का प्रयास था ये सिडबी का वेंचर कैपिटल फंड। इसके बाद रूरल इंडस्ट्रीज प्रोग्राम ये चलाया था सिडबी ने, जिससे कि डेवलपिंग वायबल और सेल्फ सस्टेनिंग टीनी या फिर स्मॉल माइक्रो इंटरप्राइज जो रूरल और सेमी अर्बन एरिया में काम करते हैं, वो अपने लोकल एंटरप्रेन्योरशिप टैलेंट को हार्नेस करके आगे बढ़ सकें। ये जो इनिशिएटिव है उनके नाम जरूरी है आपको ध्यान रखना। जैसे वेंचर कैपिटल फंड कब आया था? 1999 में। किससे एसोसिएटेड है? सिडबी से एसोसिएटेड है। ठीक है, रूरल इंडस्ट्री प्रोग्राम भी आपका सिडबी का है। माइक्रो क्रेडिट इनिशिएटिव ये सिडबी का इनिशिएटिव है, इन्होंने शुरू किया था। स्मॉल इंडस्ट्रीज फाउंडेशन फॉर माइक्रो क्रेडिट, ये जनवरी 1999 में इन्होंने शुरू किया था सिडबी ने। ठीक है, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव क्या था? फैसिलिटेट एक्सेलरेटेड एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। तो ये भी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के लिए थी स्कीम सिडबी की। इसके बाद शेड्यूल्ड कास्ट के लिए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ही सेटअप किया गया था 1989 में। इसका एक यूनिक फीचर था कि ये कॉरपोरेशन जो है एक्सक्लूसिवली उन लोगों को लोन देते थे जिनके पास कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, और वो लो इनकम फैमिलीज से आते थे। ठीक है, इसके तहत जो है लोन और फ्री स्किल ट्रेनिंग दी गई थी शेड्यूल्ड कास्ट से आने वाले पर्सनस को जो लो इनकम ग्रुप से थे, यानी कि 40,000 रुपये पर ईयर से कम उनकी आय थी, तो उनको ना सिर्फ लोन दिया गया बल्कि स्किल ट्रेनिंग भी उनकी करी गई थी। ठीक है, आइडिया क्या था कि पॉवर्टी से एसोसिएटेड जो स्टिग्मा है और उनके कास्ट से एसोसिएटेड भी है, उसको यहाँ पर तोड़ना और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। हम लोगों ने लगभग सारे प्रोग्राम्स को डिटेल में डिस्कस किया सिवाय ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को, डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को। बाद में जब आपका इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम आ जाता है तो ये सब उसी में मिला दिए जाते हैं, लेकिन अभी के लिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले ड्रॉट के बारे में बात करते हैं। ड्रॉट है लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्राई वेदर है जो कि शॉर्टफॉल ऑफ यूजुअल रेनफॉल से होता है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। खासकर सोइंग सीजन में जब 50% से कम रेनफॉल होती है तो उस पीरियड को कहा जाता है सूखे का काल। ठीक है, अकाल या सूखे का काल कहा जाता है। ड्रॉट में कुछ इफेक्ट आते हैं जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन होता है, वाटर रिसोर्सेज का डिग्रेडेशन होता है, प्रोडक्टिविटी घटती है क्रॉप्स की, लाइफ स्टॉक और ह्यूमन रिसोर्सेज प्रभावित होते हैं, हंगर और माइल न्यूट्रिशन की स्थिति फैल जाती है और ह्यूमन और कैटल पॉपुलेशन जो है पलायन कर लगते हैं। जहाँ पर सूखा पड़ा है वहाँ से जहाँ पानी वाला क्षेत्र है वहाँ जाने लगते हैं। अब यहाँ पर डेजर्ट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का और ये डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था? इकोलॉजिकल बैलेंस जो है उसको सही रखना, सॉइल और मॉइस्चर कंजर्वेशन मेजर्स लेना वाटर शेड बेसिस पर, और विलेज कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना इन सब कामों में प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के लिए और मैनेजमेंट के लिए। ठीक है,
शुरुआत में इसमें विलेज कम्युनिटीज़ को सपोर्ट में लेते थे। अब जब कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन हो गया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का, तो पंचायत वगैरह को भी इसमें इन्वॉल्व करने लगे थे बाद में। सबसे पहले ड्रॉट और डेजर्टिफिकेशन की समस्या पर ध्यान देने का काम कब किया गया था? सेकेंड और थर्ड 5 ईयर प्लान में। ड्रॉट अफेक्टेड एरियाज जो है वहाँ पर ड्राई फार्मिंग प्रोजेक्ट्स को चलाया गया था, ठीक है, और कुछ वाटर कंजर्वेशन मेजर्स लिए गए थे। ये डेजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम का ओरिजिन हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। रूरल वर्क प्रोग्राम जो आया था 1970-71 में, ठीक है, उसको रीडिज़ाइन किया गया था इसी DPAP के रूप में, ठीक है। मतलब ये पहले रूरल वर्क्स प्रोग्राम आया था, फिर इसको रीडिज़ाइन करके डेजर्ट एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था। डेजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम कब आया है? कुल मिलाकर के ये आपका 4th 5 ईयर प्लान में आया है, ठीक है, और 50% इसमें सेंटर का एलोकेशन होता है। डेजर्ट प्रोन एरिया प्रोग्राम आगे कैसे बढ़ते हैं? एक टास्क फोर्स गठित की गई थी 1971 में डॉक्टर BS मनहास की चेयरमैनशिप में, ठीक है, जो कि मेंबर थे प्लानिंग कमीशन के। उनके रिकमेंडेशन के अनुसार इंटीग्रेटेड एरिया डेवलपमेंट के रूप में ये प्रोग्राम फिर चला था आगे, ठीक है, 5th 5 ईयर प्लान में। ये BS मिनहास टास्क फोर्स ने कहा था कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट यहाँ पर फोकस किया जाना चाहिए, साथ ही कंजर्वेशन, डेवलपमेंट और यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड, वाटर, लाइफ स्टॉक, ह्यूमन रिसोर्सेज को भी फोकस किया जाना चाहिए उस ऑप्टिमम मैनर में, जिससे कि स्टेबल इनकम और एम्प्लॉयमेंट मिल सके वहाँ रहने वाले लोगों को, खासकर जो वीकर सेक्शन से आते हों और रूरल सोसाइटी से बिलोंग करते हों, ठीक है। इसके बाद डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर, ये 1970 में आया था NR मिर्धा की अध्यक्षता में, और ये लगातार कुछ अपनी रिपोर्ट सबमिट करता रहा है, कभी 1974 में, कभी 76 में, ठीक। तो NR मिर्धा का ये नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर था। इसने हॉट डेजर्ट एरिया को आइडेंटिफाई किया था कि वहाँ पर एफॉरेस्टेशन और लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट का काम किया जाना चाहिए, जिससे वो पूरी तरीके से रेगिस्तान में ना तब्दील हो जाए वो इलाके। इसी रिकमेंडेशंस पर डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है 1977-78 में अस्तित्व में आता है। अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में तो जहाँ पर हॉट डेजर्ट एरिया पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में, और कोल्ड डेजर्ट एरिया जहाँ पर पाए जाते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में, वहाँ पर ये लागू किया गया था। उसके बाद इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम IWDP ये अस्तित्व में आता है 1989-90 में। लेकिन उससे पहले क्या होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है कि वेस्टलैंड और डिग्रेडेड लैंड को मैनेज करने के लिए जब फोकस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया 1985 में, और ये आता था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत, ठीक है। बाद में एक सेपरेट डिपार्टमेंट बना दिया गया वेस्टलैंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट 1992 में बनाया गया। फिर बाद में जो है जितने भी नॉन फॉरेस्ट वेटलैंड थे, वेस्टलैंड थे, वो आ गए थे अब डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट के अंतर्गत, डेवलपमेंट के लिए जिनको ज़रूरत थी। अप्रैल 1999 में जो नॉमेनक्लेचर है वो फिर बदल दिया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ वेस्टलैंड डेवलपमेंट को कर दिया गया था डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज का नाम इनको दे दिया गया था, और ये नोडल एजेंसी बन गई थी पूरे देश में नेशनल लेवल पर लैंड रिसोर्सेज मैनेजमेंट के लिए। खैर, इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड मैनेजमेंट वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम का अस्तित्व में आता है 1989-90 हम लगाएंगे, और इसका क्रियान्वयन कौन करता है? वही नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड करता है, ठीक है। अब उसका नाम बदल गया है, नेशनल डिपार्टमेंट फॉर लैंड रिसोर्सेज हो गया है। तो ये आपका इंटीग्रेटेड वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम पहले तो आता था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत, लेकिन फिर ये आ गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत जुलाई 1992 में। इसी वजह से हम लोग इसको यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद वेस्टलैंड डेफिनेशन देख लेते हैं। वेस्टलैंड क्या है? एक टेक्निकल टास्क ग्रुप कंस्टिट्यूट किया गया था योजना आयोग के द्वारा 1987 में। उन्होंने कहा है कि डिग्रेडेड लैंड विच कैन बी ब्रॉट बैक अंडर वेजिटेटिव कवर विद रीजनेबल एफर्ट्स विच आर करेंटली अंडर यूटिलाइज्ड एंड लैंड विच इज डिटोरिएटिंग फॉर लैक ऑफ अप्रोप्रिएट वाटर एंड सॉइल मैनेजमेंट और ऑन अकाउंट ऑफ नेचुरल कॉजेस, यानी कि किसी भी प्राकृतिक समस्या के कारण या फिर जो है अगर हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं वहाँ लैंड रिसोर्सेज पर, तो उस कारण जो भी लैंड डिग्रेड हुई है लेकिन वो उस स्थिति में है कि वो आपस से उसमें वनस्पति उगाया जा सकता है, तो उसको हम लोग वेस्टलैंड बोलते हैं प्लानिंग कमीशन के अनुसार। और कॉजेज ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ लैंड क्या माने गए थे? इंक्रीजिंग बायोटिक प्रेशर और फ्रेजाइल इकोसिस्टम, फिर उसके बाद पॉपुलेशन प्रेशर, अनप्लान्ड अर्बनाइजेशन और रूरल पॉवर्टी, ब्रेकडाउन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन दैट मैनेज द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। कुछ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे जो धर्म या मान्यताओं से जुड़े होते थे, जो वनों की रक्षा करते थे या फिर भूमि की रक्षा करते थे, उनका भी अभाव रहा है। इस वजह से भी लैक ऑफ एप्रोप्रिएट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का अभाव तो रहा ही है।
उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि अप्रैल 1993 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने एक हाई लेवल टेक्निकल कमेटी गठित की थी CH हनुमंत राव की अध्यक्षता में, जो कि प्लानिंग कमीशन में एग्रीकल्चर से आने वाले मेंबर हुआ करते थे, मतलब एग्रीकल्चर फील्ड के एक्सपर्ट मेंबर होते थे। उन्होंने थॉरोली रिव्यू किया और रिकमेंड किया कि सेंट्रल सेक्टर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो कि मतलब डेजर्ट या फिर ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है, उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किए जाने की कुछ गाइडलाइंस दिए थे। वाटरशेड के बारे में बात कर लेते हैं। वाटरशेड वैसे तो ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। जियो हाइड्रोलॉजिकल यूनिट ऑफ लैंड मास, ये है आपका वाटरशेड, वेयर रेन वाटर ड्रेन थ्रू अ कॉमन ड्रेनेज पॉइंट। द रिजेस ऑफ वाटर शेड फॉर्म इट्स बाउंड्रीज विच स्लोप डाउन टू द वैली और फ्लैट लैंड एंड rain water falling in this catchment area run off from the uplands downwards through small streams and gullies into main drainage system of the watershed, usually a river। तो ये हो गया वाटरशेड। अब सोशल फॉरेस्ट्री और JFM के बारे में बात कर लेते हैं। नेशनल कमीशन ऑफ ऑन एग्रीकल्चर वही 1970 में जो आया था, हमने आपको बताया, NR मिर्धा वाला, उसने जो है कंसीडर किया कि हमें ट्री रिसोर्सेज को एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, क्योंकि लगातार पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है और फॉरेस्ट कवर जो है कम होता जा रहा है। तो सोशल फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करने के लिए रिकमेंड किया रूरल एरियाज़ में 1976 में। ठीक है, 6th 5 ईयर प्लान का जो पीरियड माना जाता है 1985 तक, 1980 शुरू होते हुए 1985 तक, इसने कहा कि एफॉरेस्टेशन एक्टिविटीज़ को बूस्ट किया जाना चाहिए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड सोशल फॉरेस्ट्री के तहत। ठीक है, सोशल फॉरेस्ट्री और रूरल फ्यूल वुड प्लांटेशन स्कीम के तहत हमको लगातार वनीकरण को बढ़ावा देना होगा, ये कहा गया 5 ईयर प्लान में 6th वाले में। अब सोशल फॉरेस्ट्री के टाइप कौन कौन से होते हैं? सोशल फॉरेस्ट्री में पहले होती है फार्म फॉरेस्ट्री। इसमें क्या होता है कि किसान अपने खेत में, जो इंडिविजुअल जो उसका मालिक होता है, उसको अपने खेत के किनारे किनारे जो है ट्री लगाने के लिए कहा जाता है। ठीक है, जिससे वुड प्रोडक्ट प्राप्त हों किसान को और फॉरेस्ट कवर भी इसी तरीके से बढ़ता रहे। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है कि इसमें भी जो है फॉरेस्ट ट्री लगाए जाते हैं एग्रीकल्चर क्रॉप के साथ ही साथ, और पेड़ किनारे किनारे लगाए जाते हैं, और मेन फील्ड में जो है एग्रीकल्चर का काम होता है। कम्युनिटी फॉरेस्ट में क्या होता है? कम्युनिटी फॉरेस्ट का मतलब हो गया यहाँ पर नाम से पता चल रहा है कि इसमें ट्री उगाए जाते हैं कम्युनिटी लैंड पर, प्राइवेट लैंड पर नहीं। जो सामुदायिक भूमि होती है उस पर जो है ट्री लगाए जाते हैं, और इसमें सरकार पूरी मदद करती है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो मतलब पौधे हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, वो प्रोवाइड करे किसानों को, फर्टिलाइज़र प्रोवाइड करे, बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करे, कोई अगर ज़रूरी है मट्टी वट्टी भी ला कर दे। लेकिन उसको प्रोटेक्ट करने की और ग्रो करने की जिम्मेदारी पेड़ों को किसकी होती है? जहाँ पर कम्युनिटी के आसपास जो लोग रह रहे होते हैं, इसको कम्युनिटी फॉरेस्ट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री। उसके बाद कभी कभी आपने देखा होगा कि रोड की साइड में पौधे लगे रहते हैं, कैनाल पटरी में, ये पटरी के किनारे किनारे जो है पौधे लगे रहते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। इसको एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री बोलते हैं, यानी जहाँ पर भी पेड़ लगाने का स्कोप है वहाँ पर लगाया जाए। और कहीं पर वेकेंट लैंड में, कहीं पर जो खाली भूमि पड़ी होती है, नजूल भूमि जिसको बोलते हैं, जिसका कोई मालिक नहीं होता है, वहाँ पर भी अर्बन एरियाज़ में पेड़ लगाता है नगर निगम, लगाता है, या फिर जो वहाँ की ULBs लोकल बॉडीज़ जो होती हैं उसके अधिकारी लगाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? एक तो ब्यूटिफिकेशन के लिए, दूसरा नॉइज़ पोल्यूशन घटाने के लिए, डस्ट का लेवल घटाने के लिए। इसको अर्बन फॉरेस्ट्री कहा जाता है। अर्बन फॉरेस्ट्री में जो है एक अवार्ड भी होता है, ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का आपने सुना होगा। पिछले साल हैदराबाद को, इस साल हैदराबाद और मुंबई को भारत के ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड बताया गया है। ठीक है, तो वो भी अर्बन फॉरेस्ट्री से एसोसिएटेड है। डेवलपिंग ब्यूटीफुल लैंडस्केप फॉर रिक्रिएशन लाइक पिकनिक, जॉगिंग, रिलैक्सेशन, एजुकेशन, ये भी जो है इसको रिक्रिएशन फॉरेस्ट्री नाम दिया गया है। तो हर तरह से फॉरेस्ट्री करना एक अच्छी प्रैक्टिस मानी जाती है खाली जगह पर। JFM का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। इन्वायरमेंट जिन लोगों ने लिया है, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो JFM से मेंस में आपका क्वेश्चन आता ही आता है। 1988 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी नई फॉरेस्ट पॉलिसी लाई थी, और इसमें कहा गया था कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट का जो फोकस होगा, अब हमको कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल अप्रोच नहीं रखना है उसका। अब हमको फोकस करना है कि इन्वायरमेंटल फंक्शन, ठीक है, वो हो, यानी कि पर्यावरण के ऊपर काम किया जाएगा, और बेसिक नीड जो पर्यावरण या कह सकते हैं जंगलों के आसपास रहने वाले लोग हैं, उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा। पहले की जितनी पॉलिसीज़ आई हैं फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 से पहले, उसमें कॉमर्शियल और इंडस्ट्रीज़ पर ही फोकस करते हुए फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी। लेकिन अब फोकस किस पे रहेगा? मतलब पर्यावरण की रक्षा पर, और पर्यावरण के क्षेत्रों जैसे कि जंगल आदि में रहने वाले लोगों के अधिकारों पर। पहली बार ऐसा पॉलिसी में हुआ था कि फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रह रहे हैं उनको अधिकार दिए गए थे, और उनको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी दी गई थी। जो फॉरेस्ट के आसपास रहते हैं उनको फॉरेस्ट को मैनेज भी करना होगा। 1990 में इसी पॉलिसी के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट्स को डायरेक्टिव दिया कि पार्टिसिपेटरी अप्रोच जो है वो फॉलो करनी होगी
देश के सभी राज्यों को, और इसको जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा गया। ठीक है, इसको पार्टिसिपेटरी फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहा गया कि सभी लोग इसमें साथ में करेंगे फॉरेस्ट मैनेजमेंट, केवल स्टेट का रोल इस पर नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब अभी तक जो पॉलिसी बनती थी कि उसमें स्टेट की सारी जिम्मेदारी होती थी, स्टेट रूल बना देता था कि फॉरेस्ट से कौन क्या लेगा कौन नहीं लेगा फॉरेस्ट, मतलब पूरा सिस्टम पूरा केंद्र सरकार जो बनाती थी उसी पर रहता था। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि अधिकार भी दिए जाएंगे, जो लोग फॉरेस्ट मैनेजमेंट करेंगे लोगों को साथ आना पड़ेगा। इसमें केवल स्टेट की जिम्मेदारी और सारे अधिकार नहीं होंगे, जिम्मेदारियां और अधिकार बटेंगे। तो फिर नेशनल एफॉरेस्टेशन एंड इको डेवलपमेंट बोर्ड, ये NAEB, ये इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में। इसका काम था एफॉरेस्टेशन और इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एक्टिविटीज़ को इंश्योर करना कंट्री में। ये आ चुका है कि ये कभी सेटअप किया गया था, तो 1992 ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड जो बना था उसी का सक्सेसर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कह सकते हैं। इसमें रिहेबिलेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट जो विभिन्न स्टेट्स में है उनका रिहेबिलेशन करना इसका मेन वर्क है। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट होता है सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलेशन। ये कहाँ पर सेटअप किया गया है, और ये इंटरेस्टिंगली उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या फिर प्रयागराज में सेटअप किया गया है। ठीक है, और ये आप चुका है कई बार हमारे एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखिएगा। हम यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं, सोशल फॉरेस्ट्री पढ़ रहे हैं ग्राम विकास में, तो पता होना चाहिए फैक्ट कि सेंटर फॉर सोशल फॉरेस्ट्री एंड इको रिहेबिलेशन कहाँ पर है, इलाहाबाद में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट, फिलहाल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करंट अफेयर में बात करें साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर रूरल डेवलपमेंट में, जो कि करंट अफेयर में ऑलरेडी हम करवा ही रहे हैं, लेकिन पुराने समय में लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन से पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रूरल डेवलपमेंट में कहाँ कहाँ प्रयोग किया गया है, तो हम देखेंगे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इसने बहुत ज़्यादा स्कीम नहीं चलाई है। एक स्कीम चलाई है यहाँ पर STAWS यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर वीकर सेक्शंस, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन फॉर रूरल डेवलपमेंट, स्टार्ड और स्टॉस करके स्कीम आई है। ये कब आई थी, ये ईयर हमने काफ़ी जो है सर्च किया, ये बिल्कुल नहीं मिला है किसी भी ऑफिशियल सरकारी डॉक्यूमेंट में। कब आई, कब गई और क्या इसके प्रावधान थे, कुछ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पर, खाली आप नाम ध्यान रख सकते हैं। बाकी गवर्नमेंट ने एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज़ के लिए कई सारे प्रोग्राम चलाए हैं और लगातार चला रही है। अब ये कुछ प्रोग्राम्स जो जैसे आए थे उनके कुछ ईयर याद रख सकते हैं आप, जैसे डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, इसका ईयर क्लियर नहीं है तो ना ही ध्यान रखने की ज़रूरत है। फॉडर डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1964 में, ध्यान रख सकते हैं। इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था, इसका भी ईयर नहीं गिवन है। स्पेशल लाइव स्टॉक प्रोडक्शन प्रोग्राम आया था, ये कुछ प्रोग्राम आए थे एनिमल हस्बेंड्री में। फिर कुछ प्रोग्राम ट्राइबल एरियाज़ के लिए, हिल एरियाज़ के लिए, कमांड एरिया के लिए, डेजर्ट एरिया के लिए, ड्रॉट प्रोन एरिया के लिए, ये सब आए थे। इसमें हम देख सकते हैं मेनली कौन है, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है, आया था 1972 में। ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया था 1972-73 में। इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम आया था 1961 में, और ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम आया था आपका, हम बता ही चुके हैं आपको कब आया था। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी बता चुके हैं, कमांड एरिया प्रोग्राम भी बता चुके हैं, और होल विलेज डेवलपमेंट प्रोग्राम एक आया था। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। स्पेशल टेक्नोलॉजी जो यूज़ की जाती है उसमें सबसे पहले GIS का नाम आएगा। GIS में जो है इसमें स्टोर किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, डिस्प्ले किया जाता है जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, किसी लोकेशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, रिसोर्स मैनेजमेंट में, डेवलपमेंट प्लानिंग में जब यूज़ करते हैं तो उसमें हम GIS सिस्टम का यूज़ करते हैं। इस सिस्टम के तहत हम किसी भी जोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन को जो है पा सकते हैं ग्लोब के किसी भी हिस्से में। यानी कि अगर हम वेदर जान जाएं कि पास के गांव में जो है कैसा वेदर है, अगर हम ये GIS के तहत जान गए तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे गांव में कब वर्षा होगी। ठीक है, या फिर अगर कोई तूफान आ रहा है कहीं पर, तो अगर GIS के तहत पता लग गया कि पास के गांव तक पहुंच चुका है, तो इसमें थोड़ा बहुत फोरकास्टिंग हो सकती है। अब तो खैर टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस्ड हो गई है, लेकिन फिर भी ये GIS के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर हमसे पूछे कि GIS के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो इसमें कंपोनेंट्स पहला होता है मेथड, दूसरा होता है पीपल, तीसरा होता है डेटा, फिर होता है सॉफ्टवेयर, देन होता है हार्डवेयर, और छठा भी एक जरूरी होता है नेटवर्क। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है GIS के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद यूज़ करते हैं हम ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, GPS का यूज़ करते हैं, और इसको भी US मिलिट्री ने सबसे पहले यूज़ किया था, फिर बाद में बाकी सारे लोग इसको करने लगे। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, इसमें सैटेलाइट का यूज़ होता है, 4 या 4 से ज़्यादा सैटेलाइट की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और किसकी ज़रूरत पड़ती है, नासा ने अपनी वेबसाइट पर दिया है छोटा सा कि ये कैसे काम करता है GPS में सबसे पहले तो ये कुछ सैटेलाइट्स की आपको ज़रूरत पड़ती है, जनरली 4 सैटेलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है कम से कम। और यहाँ पर ये ग्राउंड स्टेशन होता है, इसको कंट्रोल सेंटर कहा जाता है, इसको स्पेस सेंटर कहा जाता है, और ये जो आपका रिसीवर होता है। तो इसमें जो है बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है,
और ग्राउंड स्टेशन से जो सिग्नल आता है ये यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, और ये रिसीवर है। इसमें इन सब पूरे प्रक्रिया में जो ये सब चीज़ें यूज़ हो रही हैं ये रेडियो वेव्स पर आधारित होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। आप एग्जाम में आ सकता है कि जीपीएस बेस्ड ऑन रेडियो वेव्स। इसके बाद बात कर लेते हैं रिमोट सेंसिंग की। रिमोट सेंसिंग एक आर्ट और साइंस है ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन की, जिसमें बिना किसी कॉन्टैक्ट के जो है हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। कैसे करते हैं? मेजरमेंट ऑफ फिनोमिना विद डिवाइसेस सेंसिटिव टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जैसे लाइट, हीट, रेडियो वेव्स के माध्यम से जो चीज़ें सेंसिटिव होती हैं, डिवाइसेस सेंसिटिव होती हैं, उनके माध्यम से हम इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं। ये रिमोट सेंसिंग है। रिमोट सेंसिंग में क्या काम आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस काम आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। रूरल हेल्थ स्कीम्स को हमको डिटेल में डिस्कस करना है क्योंकि हमारे सिलेबस का इंटीग्रल पार्ट है। उससे पहले एजुकेशन के बारे में जो यहाँ पर डेवलपमेंट हुए हैं भारत में उनको देख लेते हैं ब्रीफली। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन नेशनल गोल रहा है 1950 से ही। हालांकि 100% लिटरेसी के टारगेट को हम अभी भी जो है अचीव नहीं कर पाए हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डायरेक्टिव प्रिंसिपल में कहा गया है कि प्रोविज़न होना चाहिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का 14 साल तक के बच्चों का। बाद में फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया था अमेंडमेंट से। आप जानते हैं कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का ये फंडामेंटल राइट होगा एजुकेशन पाना। एलिमेंट्री एजुकेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन को भारत में डिफाइन किया गया है 1 से 8 तक की क्लास की शिक्षा को, ठीक है। रफली इसमें चिल्ड्रन जो कवर की जाते हैं वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन को डिवाइड किया 2 स्टेजेस में, एक प्राइमरी और एक अपर प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में क्लास 5 तक की एजुकेशन मानी जाती है और इसमें 6 से 11 वर्ष तक के बच्चे होते हैं। अपर प्राइमरी में 6 से 8 तक की क्लास के बच्चे माने जाते हैं जो कि 11 से 14 वर्ष तक के होते हैं। ये एक पूरा एक नेशनल ओवरव्यू है। कुछ स्टेट में जो है एलिमेंट्री या फिर कह सकते हैं प्राइमरी स्कूलिंग जो है क्लास 4 तक ही मानी जाती है और कई स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर अपर प्राइमरी जो है 7 तक मानी जाती है। तो ये पूरा हो गया ओवरऑल की एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, अपर प्राइमरी है क्या। एजुकेशन कमीशन जो भारत में आया एक 1964 से 66 के बीच आया था। ये 6th कमीशन था जो एजुकेशन पर अपॉइंट किया गया था। पहला जो इंडियन एजुकेशन कमीशन है जो 1882 में आया था, जिसमें स्कूल एजुकेशन पर फोकस किया गया था। सेकंड इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1902 में, ठीक है, जिसने रिव्यू किया था कि जो 3 पहली यूनिवर्सिटीज़ बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में 1857 में स्टैब्लिश हुई थी, तो उस पर रिकमेंडेशन दिया था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। थर्ड कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन आया था 1917-19 में। इसने डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन जो कि बंगाल और जो नई यूनिवर्सिटी बनी थी ढाका में उसको रिव्यू किया था। फोर्थ कमीशन आया था आज़ादी के बाद और ये पहला कमीशन था आज़ादी के बाद का। ओवरऑल 4th था, आज़ादी के बाद पहला कमीशन 1948-49 में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, जिसने रिव्यू किया था डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को कंट्री में और इसके इम्प्रूवमेंट और एक्सपेंशन के लिए अपने रिकमेंडेशंस दिए थे। नेशनल पॉलिसी 1968 की, इसने जो अपने सुझाव दिए थे वो एक सिग्निफिकेंट स्टेप माना जाता है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में। इस पॉलिसी में बल दिया गया था कि रेडिकल रिकंस्ट्रक्शन होना चाहिए इंडियन एजुकेशन का, इम्प्रूवमेंट होना चाहिए इसकी क्वालिटी में, इसके सभी हिस्सों में, स्टेजेस में जो है ज़्यादा ध्यान देना चाहिए साइंस टेक्नोलॉजी पर और कल्टिवेशन ऑफ मोरल वैल्यूज़ पर। साइंस टेक्नोलॉजी और मोरल वैल्यूज़ पर फोकस किया जाना चाहिए। फिर एक एजुकेशन पॉलिसी आती है 1986 में। इसी के प्रावधान जो है अभी भी हमारे यहाँ पर चल रहे हैं 10+2 वाले, 10+2+3 वाले चल रहे हैं। इसमें जो है कई सारी यूनिक बातें कही गई थी। इसमें चैलेंज फॉर एजुकेशन करके एक डॉक्यूमेंट लाया गया था। इसमें डिटेल्ड बेसलाइन और डायग्नोसिस बताई गई थी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है हमारे भारत के शिक्षा प्रणाली में। नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन के बारे में इस पॉलिसी ने बताया था कि सारे स्टूडेंट रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, एलोकेशन, सेक्स उनको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, और अच्छी क्वालिटी की मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने लगातार इसके लिए प्रयास किए हैं। नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है उसने कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर जो दिया था, जो कि अभी भी जारी है। जो एकदम नई एजुकेशन पॉलिसी अभी आई है हमारी 2020 में, उसमें बात कही गई है कि हम कुछ चेंजेस करेंगे स्ट्रक्चर में 10+2+3 के वाले में, यानी कि 10 तक आपका हाई स्कूल हो गया, 12 इंटर हो गया, 3 या 4 वर्ष का आपका ग्रेजुएशन कोर्स हो गया। इस स्ट्रक्चर में कुछ चेंज की जाने की बात कही गई है, हालांकि अभी भी लागू है। एजुकेशन फॉर ऑल करके जोमैटिन में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1990 में। तो ये वर्ल्ड लेवल पर एजुकेशन में क्या डेवलपमेंट थी पहले उसके बारे में। नेशनल लिटरेसी मिशन जो है इसका इंपॉर्टेंट रोल है भारत में शिक्षा प्रणाली में। जो बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए थे उसमें सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इन सबका अहम रोल है। इसमें 75% लिटरेसी का टारगेट रखा गया था 2005 तक। साथ ही साथ इसमें इम्पार्टिंग फंक्शनल लिटरेसी यानी कि बेसिक जो
साक्षरता है उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास किया गया था युवाओं में, यानी कि 15 से 35 वर्ष तक के लोगों में फंक्शनल लिटरेसी इम्पार्ट करने की यहाँ पर कोशिश की गई थी। इसका भी लक्ष्य रखा गया था। फंक्शनल लिटरेसी में नेशनल इंटीग्रेशन, कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वुमेन्स इक्वालिटी, इन सब बातों को इंकलकेट करने का कहा गया था, जो प्रौढ़ों को शिक्षा दी जाएगी, कि उसमें कम से कम जो बेसिक कैलकुलेशन, पढ़ना लिखना, ये सब शामिल हो, और कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, वुमेन्स इक्वालिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, इन सब वैल्यूज़ को भी डाला जाए। नेशनल प्रोग्राम फॉर न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, ये जो है शुरू किया गया था, मिड डे मील के फॉर्म में आया था अगस्त 1995 से। अब मिड डे मील जो है पीएम पोषण योजना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ये आपको पता ही, करंट अफेयर में हमने करवाया है। द डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, ये जो है शुरू किया गया था 1994 में। मेजर इनिशिएटिव था यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन के फील्ड में। ठीक है, फिर इसके बाद नेशनल मिशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम लोग सर्व शिक्षा अभियान के नाम से जानते हैं, इसके बारे में देखेंगे। स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई थी 1998 में, और इसमें ये निश्चय किया गया था कि होलिस्टिकली कन्वर्जेंट अप्रोच अपनाई जाएगी यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को अचीव करने के लिए। जो टारगेट है इसको अचीव करने के लिए एक होलिस्टिक और कन्वर्जेंट अप्रोच अपनाई जाएगी। मतलब कि कई सारे लोग एक दिशा में प्रयास करेंगे, ये होता है होलिस्टिक और कन्वर्जेंट अप्रोच। ठीक है, और एक डिफाइंड टाइम फ्रेम भी इसका रहेगा। तो स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर्स की एक कमेटी बनाई गई, जिसकी चेयरमैनशिप किसके हाथ में थी? मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स जो उस समय थे, ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री होती थी उस समय, उसमें जो मिनिस्टर थे वो चेयरपर्सन बने इस कमेटी के। और इसमें कहा गया कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन का टारगेट अचीव करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान एक नेशनल प्रोग्राम चलाया जाएगा, पूरे राष्ट्र में काम करेगा एक जैसा, और इसमें कई सारी डेडलाइन निश्चित की जाएंगी। सर्व शिक्षा अभियान के मेजर ऑब्जेक्टिव डेडलाइन ये थी कि सभी चिल्ड्रन स्कूल में हो, ठीक है, अल्टरनेट स्कूल में हो और बैक टू स्कूल कैंप में हो 2003 तक, जो लोग छोड़ चुके हैं। सारे चिल्ड्रन जो है 5 वर्ष की प्राइमरी स्कूलिंग कंप्लीट कर लें 2007 तक। पूरे देश के बच्चों की बात हो रही है यहाँ पर। और सारे चिल्ड्रन जो है 8 साल की स्कूलिंग अपनी 2010 तक हर हाल में पूरी कर लें। सर्व शिक्षा अभियान एक अम्ब्रेला प्रोग्राम था। अम्ब्रेला प्रोग्राम का मतलब होता है कि इससे जुड़े या फिर इस ऑब्जेक्टिव से जुड़े जितने भी छोटे मोटे प्रोग्राम होते हैं वो इसी में आ जाते हैं, इसी के अंतर्गत काम करने लगते हैं। तो ये जो है एजुकेशन डेवलपमेंट का ये प्रोग्राम था। साथ ही साथ इसमें पॉवर्टी एलिवेशन के प्रोग्राम भी साथ ही साथ चलाए गए थे। फूड फॉरवर्ड प्रोग्राम, प्रमोशन ऑफ हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, इनहेंसिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ यानी हेल्थ वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर की भी जो स्कीम्स चल रही थी रूरल हाउसिंग की, इसको भी कहीं ना कहीं इसमें जोड़ा गया था। अब रूरल हाउसिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रूरल हाउसिंग यानी कि लोगों का घर हो गाँवों में, इसका प्रयास किया गया था, क्योंकि लोग कच्चे घरों में रहते थे। और कभी भी आपने सुना होगा कि कभी विदेशी लोग विजिट करते थे किसी गांव में, तो वो बहुत ये देखकर अचंभित होते थे कि अभी भी लोग यहाँ पर कच्चे घरों में रह रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट ने 1980 में सोचा कि रूरल हाउस होल्ड को कम से कम अपना रहने का घर होना चाहिए, ठीक है, ब्रिक वाले हाउस होने चाहिए। इसके लिए स्पेशल अटेंशन देना शुरू किया गया 1980 में। पार्टिकुलरली सरकार ने सबसे पहले फोकस किया था जो शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स और बॉन्डेड लेबर होते हैं, मतलब जो बंधुआ मुक्त मजदूर होते हैं, वो लोग बेसिकली ऐसे ही घर बनाकर रहते थे जो कि ईंटों से नहीं बने होते थे। तो सरकार ने फोकस किया 1980 में। 1984, 85, 86 में करीब ये तय किया गया कि एक आवास योजना लॉन्च की जानी चाहिए ऐसे लोगों के लिए। तो 85, 86 में, एक्चुअली 1984, 85 में आई थी आपकी इंदिरा आवास योजना, ठीक है। ये रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम जो चल रहा था उसकी एक सब स्कीम के रूप में आई थी, ध्यान रखिएगा। फिर बाद में आगे जाकर ये रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम आपका जवाहर रोजगार योजना बन जाता है, तो ये स्कीम जो है उसका पार्ट बन जाती है, ये हम पढ़ ही चुके हैं। हालांकि बाद में जवाहर रोजगार योजना से भी इंडिपेंडेंट हो जाती है स्कीम, और 1996 में जनवरी में ये एक अलग स्कीम बन जाती है इंदिरा आवास योजना, ठीक है। इंदिरा आवास योजना के अलावा जो रूरल हेल्थ केयर में जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली जो स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी वो थी, या फिर पॉलिसी थी, नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी, 1998 में आई थी। इसमें कहा गया था कि हाउसिंग फॉर ऑल का टारगेट यहाँ पे हमको अपनाना चाहिए, ठीक है। और 13 लाख रूरल एरियाज़ में, 7 लाख अर्बन एरियाज़ में हाउस बनाने की बात कही गई थी। आजकल तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन भी चल रही है, रूरल भी चल रही है, ठीक है, वो सब हम आगे बताएंगे ही आपको। लेकिन रूरल हाउसिंग की शुरुआत और अवधारणा भारत में कैसे शुरू हुई ये आपको समझना चाहिए। कैसे शुरू हुई? इंदिरा आवास योजना ही इसमें महत्वपूर्ण सबसे मानी जा सकती है, और पॉलिसी के रूप में नेशनल हाउसिंग एंड हैबिटेट पॉलिसी जो कि आई थी 1998 में। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना भी जो है इसका एक ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर रूरल हाउसिंग का, इसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का लॉन्च ईयर क्या है? 2000 है, ठीक है, वर्ष 2000 है। और प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कों जैसे ग्रामीण जरूरतों को पूरा करना इसका उद्देश्य था। तो रूरल हाउसिंग भी ग्रामोदय के विभिन्न ऑब्जेक्टिव्स में शामिल था। रूरल हाउसिंग में इंदिरा आवास योजना काफ़ी कुछ पहले ही इसके बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। कब आई थी, किस सब स्कीम के रूप में आई थी, इंडिपेंडेंट कब हुई थी, ये सब हम देख चुके हैं।
1992-93 तक क्या था कि केवल इसमें शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स को यहाँ पर लाभ दिया जाता था रूरल हाउसिंग का, जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन रूरल एरियाज में निवास कर रहे हैं। लेकिन फिर इसको 93-94 में एक्सटेंड कर दिया था अदर ग्रुप्स के लिए भी, जो फिर किसी भी मतलब कास्ट या क्रीड से आते हैं, लेकिन वो रूरल पुअर होने चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन होने चाहिए, और जो है नॉन SC STs भी हो सकते हैं। तो ये हुआ था। बाकी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के बारे में आपको बता चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में क्या क्या शामिल है एक बार आ चुका है कई सारे एग्जाम में, इवन UPSC में भी। ड्रिंकिंग वाटर, रूरल हाउसिंग, रूरल रोड्स, हेल्थ केयर, प्राइमरी एजुकेशन, ये सब इसमें शामिल था। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना में वर्ष 2000 में आई थी। ठीक है, इसमें स्पेसिफिकली फोकस किया गया था लेकिन रूरल शेल्टर पर, ग्रामीण आवास पर। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के टारगेट ग्रुप में कौन कौन थे? तो इसमें मेंबर्स ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, फ्रीड बॉन्डेड लेबरर्स और नॉन शेड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब के पुअर पीपल थे, जो कि पॉवर्टी लाइन से नीचे रूरल एरिया में अपना जीवन यापन कर रहे थे। अब हम बात कर लेते हैं पॉवर्टी और हेल्थ के बारे में। पॉवर्टी एसोसिएटेड है हेल्थ से। ठीक है, हेल्थ डज नॉट एक्सिस्ट इन आइसोलेशन। ठीक है, हेल्थ आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती है। जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर्स सभी रिस्पॉन्सिबल हैं कि हेल्थ कैसी होगी। जेनेटिक मतलब कि इंडिविजुअल का जेनेटिक कंपोजिशन कैसा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति बहुत अच्छे वातावरण में निवास करता है, उसके पास खाने की कोई कमी नहीं होती, पर्सनल केयर की कोई कमी नहीं होती, लेकिन कई बार उसके जीन्स ऐसे होते हैं कि वो हीमोफीलिया, थैलीसीमिया जैसी बीमारियों का शिकार हो जाता है जन्म से ही। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूषित वातावरण में निवास करता है और सांस लेता है तो कई सारी टॉक्सिक गैसेस को इनहेल करता है, तो जाहिर सी बात है वो बीमार होगा। सोशल फैक्टर्स यानी कि उसका सोशल इन्वायरमेंट ऐसा है कि वो मेंटली बीमार हो सकता है। ठीक है, ये बातें हो गई। इकोनॉमिक फैक्टर्स, व्यक्ति अगर इतना गरीब है तो खुद की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ही अगर नहीं फॉलो कर पा, मतलब ये फुलफिल कर पा रहा है, अगर अपने आप को भोजन ही नहीं दे पा रहा है व्यक्ति खुद को और अपने परिवार को, तो जाहिर सी बात है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिसीजेस का शिकार हो जाएगा व्यक्ति। तो हेल्थ और पॉवर्टी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। ठीक है, हेल्थ ऑफ द कम्युनिटी इज इंटीमेटली रिलेटेड टू इट्स इकोनॉमिक स्टेटस एंड इट्स सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो जिस भी देश में हेल्थ के काफ़ी अच्छे प्रोविजंस हैं, जाहिर सी बात है व्यक्ति अमीर होता है, पर कैपिटा इनकम लोगों की ज़्यादा होती है, पर कैपिटा GDP ज़्यादा अच्छी होती है उस देश की, और वहाँ पर कुल मिलाकर अच्छा सब कुछ होता है। जब भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, आप देखते हैं कि जिस कंट्री का स्कोर सबसे अच्छा होता है वहाँ पर देखा जाता है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ से कम लोग मरते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी वहाँ की ज़्यादा होती है, और ग्रे पॉपुलेशन देखने को मिलती है, क्योंकि डेथ रेट लो होती है, बर्थ रेट कम होती है, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। पॉवर्टी दो डिफिकल्ट टू डिफाइन इज़ मच मोर देन जस्ट द लैक ऑफ मनी। पॉवर्टी केवल मनी का ना होना नहीं होता है, ये एक ऐसा स्टेट है, ऐसी स्थिति है जिसमें टोटल लाइफ जो पूरे पर्सन की होती है उसमें फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ, फैमिली लाइफ और एस्पिरेशंस का अभाव हो जाता है, और इससे फिर आपकी हेल्थ भी खराब होने लगती है। पॉवर्टी कैसे पूरे ह्यूमन डेवलपमेंट को प्रभावित करती है, इसमें दिखाया गया है कि लो प्रोडक्टिविटी अगर होती है तो फिर पॉवर्टी होती है। ठीक है, पॉवर्टी होती है तो इनएडिकेट न्यूट्रिशन होता है, लोगों में खाने की कमी होती है, पुअर सैनिटरी कंडीशंस होती हैं, स्वच्छता का अभाव पाया जाता है, क्राइम बढ़ जाता है, वायलेंस बढ़ जाती है, ड्रग अब्यूज़ बढ़ जाता है। ठीक है, और फिर जो है ये सब करने के बाद व्यक्ति फिर बीमार होगा, सिकनेस होगी, पुअर हेल्थ होगी, और फिर लो प्रोडक्टिविटी होगी। इस तरीके से ये कुचक्र चलता रहेगा। तो पॉवर्टी से इंडिविजुअल का जो न्यूट्रिशन है वो प्रभावित होता है, उसका शेल्टर प्रभावित होता है, उसकी ओवरऑल मेंटल हेल्थ प्रभावित होती है, और सैनिटरी कंडीशंस अगर ख़राब होती हैं तो फिर हेल्थ जो है ख़राब हो जाती है। पॉवर्टी जहाँ पर होती है वहाँ पर देखा जाता है कि क्राइम लोग ज़्यादा करते हैं, वायलेंस में ज़्यादा इंडल्ज होते हैं। ऐसा नहीं है कि जहाँ पर पॉवर्टी नहीं है वहाँ पर कोई क्राइम नहीं होते, वहाँ पर साइबर फ्रॉड होते हैं, वहाँ पर अन्य तरीके के क्राइम होते हैं, लेकिन क्राइम हो गया, ड्रग अब्यूज़ हो गया, ये सब आपको पॉवर्टी वाले एरियाज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, और ये लो प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार होता है। रूरल एरियाज़ में हमें क्यों हेल्थ स्कीम लाने की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, वो इसलिए है क्योंकि इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, और उससे डेथ भी ज़्यादा होती है, और इन्फेक्शियस डिसीज़ जो है ये प्रिवेंटेबल होती हैं, लेकिन उसके संसाधन नहीं अवेलेबल हैं, लोगों के पास वैक्सीनेशन नहीं है, दवाइयाँ नहीं होती हैं। रूरल एरियाज़ में माल न्यूट्रिशन से कई लोगों की डेथ होती रहती है, क्योंकि इतने ज़्यादा वहाँ पर प्रोविजंस नहीं है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो वो सरकार द्वारा जो बेनिफिट की जा रही स्कीम है उसका तुरंत लाभ ले सके। अगर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है तो जाहिर सी बात है कोई अगर नेचुरल कैलिमिटी आ जाती है तो बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है उस विलेज को। जैसे अगर सूखा पड़ गया, अगर फ्लड आ गई तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ जाती हैं, लोगों के घर वर बह जाते हैं, पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। स्मॉल पॉक्स को इंडिया में हालांकि इरेडिकेट किया जा चुका है,
कॉलेरा और मलेरिया जैसे डिसीज़ में कमी देखने को मिल रही है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स जो है इन्होंने कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया है, जो लगातार सरकारी स्कीम्स चला रही है, लेकिन इसको और भी अच्छा करने की ज़रूरत है। मॉर्बिडिटी मॉर्टेलिटी वीमेन में जो है कंटिन्यू हो रही है लगातार, मतलब मेन की तुलना में ज़्यादा है। गर्ल चाइल्ड का नेग्लेक्ट जो है, पुअर न्यूट्रिशनल स्टेटस, इन सब में जो है परिलक्षित होता है, क्योंकि ग्रामीण लोग पहले नहीं चाहते थे कि उनके गर्ल चाइल्ड पैदा हो, और कई जगह आज भी बुरा माना जाता है। तो ये सब चीज़ें उनकी ओवरऑल ग्रोथ में, उनकी न्यूट्रिशनल स्टेटस में दिखती हैं कि उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से सरकार ने इंटरवेंशन ज़रूरी समझा और कई सारी स्कीम्स एकदम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से ही लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब हेल्थ केयर सर्विसेज में हम देखेंगे कि भारत में इसकी शुरुआत कैसे हुई। हेल्थ सिचुएशन रूरल इंडिया में ऑलरेडी बहुत ख़राब थी, अर्बन इंडिया में भी बस काम चलाऊ थी। और इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 में, ये देखा गया था कि विश्व में सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य के मामले में दुर्गति उस समय भारत की चल रही थी। भारत की हेल्थ स्थिति के बारे में जो रिपोर्ट आई थी वो करीब 1947 के अराउंड आई थी। हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, भोरे कमेटी की ये आपकी कह सकते हैं रिपोर्ट थी। ये सेटअप की गई थी कमेटी 1947 में। रिपोर्ट इसने 1946 के अंत में सौंपी थी। 1947 में कुल मिलाकर ये पब्लिश हुई थी, और इसमें ब्लूप्रिंट जो है सिस्टम ऑफ हेल्थ सर्विस इन इंडिया का जो है इसको कहा जा सकता है। बेसिक प्रिंसिपल रिपोर्ट का ये था कि नो इंडिविजुअल शुड बी डिनाइड ऑफ एडिकेट मेडिकल केयर ऑन ग्राउंड्स ऑफ इनएबिलिटी टू पे। स्पेशल एम्फेसिस शुड बी गिवन टू प्रिवेंटिव वर्क। इसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसे इलाज से मना नहीं किया जाना चाहिए। सबसे पहले फ्रंट लेना होगा स्टेट को। मतलब पहली रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया था कि इंडिविजुअल अगर वो भारत का नागरिक है, अगर बीमार है, तो उसको हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए। उसे जरा भी मना नहीं करना चाहिए किसी को। मतलब स्टेट ऐसी सुविधाएं बनाए कि वो तुरंत ही अपने हेल्थ फैसिलिटीज़ अवेल कर सके बिना पैसे के भी। स्टेट का काम होगा कि हर इंडिविजुअल के पास ऑप्शन हो कि वो हेल्थ फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट दे रही है उसको अवेल कर सके। इसमें कहा गया कि रूरल पॉपुलेशन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। एक्टिव कोऑपरेशन पीपल का भी जरूरी है, जिससे हेल्थ प्रोग्राम्स को आगे डेवलप की जा सके। ये सबसे पहली रिपोर्ट थी। स्मॉलेस्ट हेल्थ यूनिट कहा गया कि प्राइमरी हेल्थ यूनिट होना चाहिए। इस कमेटी के अनुसार ध्यान रखिएगा 10,000 से 30,000 लोगों के बीच एक प्राइमरी हेल्थ यूनिट होना चाहिए, जो कि सरकार द्वारा संचालित हो, जिसमें कि 70 बेड हो, 6 मेडिकल ऑफिसर हों और कुछ दूसरा स्टाफ हो। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो ये हेल्थ सर्वे कमेटी का जो सजेशंस था, इसमें इसके तहत पहला प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर कह सकते हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के एक भाग के रूप में स्टैब्लिश किया गया था भारत में 1952 में। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है इंटीग्रेटेड, क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव और प्रमोशनल, इस अप्रोच के साथ इसमें आगे बढ़ रहा था कि ये अभी एक स्टैब्लिश किया गया है। पूरे भारत में कई सारे किए जाएंगे। इसमें कहा गया था कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में मेडिकल केयर मिलेगी, कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस पर फोकस किया जाएगा, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ पर फोकस किया जाएगा, कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स, मतलब कि कौन लोग बीमार हैं, कितने लोग बीमार हैं, इसके आंकड़े भी तैयार करेगा ये हेल्थ सेंटर। प्रोटेक्शन ऑफ वाटर सप्लाई एंड इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन, ये भी काम करेगा। कंडक्ट ऑफ स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, ये भी। और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज उसको बाद में ऐड किया गया था, मतलब परिवार नियोजन भी इसमें ऐड कर दिया गया था बाद में। इस समय जब ये 1952 का दौर चल रहा था, इन्फेक्शियस और कम्युनिकेबल डिसीज़ की वजह से बहुत लोगों की मौतें हो रही थी। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है नेशनल प्रोग्राम शुरू किए गए थे कई सारे, जैसे नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम, इन सभी के बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे। उनका ईयर याद रखेंगे, क्या ऑब्जेक्टिव था मेन, ये सब देखेंगे, ये सब एग्जाम में आने लायक है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम भी शुरू किया गया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया गया था, क्योंकि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। सरकार को लगा कि परिवार नियोजन में सरकार को स्टेप ले करके इंटरवीन करना होगा, क्योंकि केवल अवेयरनेस से ये काम नहीं बन रहा है। इसके बाद एक मुदलियार कमेटी आई थी, हेल्थ केयर एंड फैमिली प्लानिंग कमेटी अपॉइंट की गई थी, जिससे कि रिव्यू किया जा सके जो हेल्थ केयर सर्विसेज भारत आज़ाद जो हो चुका था उसमें डेवलप जो की गई हैं उसकी समीक्षा की जा सके। इसने अपनी रिपोर्ट 1961 में सबमिट की थी और ऑब्जर्व किया था कि प्राइमरी हेल्थ जो है उसको इस हिसाब से बिल्कुल भी डेवलप नहीं किया गया है जैसा कि भोरे कमेटी ने रिकमेंड किया था। ठीक है, मतलब कई सारी खामियां हैं। 1970 की शुरुआत में मल्टी डिसिप्लिनरी एपिडेमियोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल स्टडीज़ कंडक्ट की गई थी भारत में। ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स के तहत 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी, मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कमेटी ने रिकमेंड किया कि इंटीग्रेटेड हेल्थ और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज मल्टीपर्पज़ वर्कर्स के द्वारा हमको क्रिएट करनी चाहिए। अब ये हो गया कि मल्टीपर्पज़ वर्कर जो है पूरा हेल्थ केयर स्ट्रक्चर और फैमिली प्लानिंग सब एक साथ संभाल लेंगे। लेकिन फिर करतार सिंह कमेटी आई थी 1973 में। उन्होंने रिव्यू किया कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में बहुत ही ख़राब तरीके का कोऑर्डिनेशन था विभिन्न तरह के हेल्थ वर्कर्स के बीच, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो थे इतनी बड़ी पॉपुलेशन का भार नहीं संभाल पा रहे थे और सभी को फैसिलिटीज़ मिल नहीं पा रही थी। जहाँ पर मिल रही थी वो बहुत इनएडिक्वेट थी। इसके बाद गवर्नमेंट ने कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम शुरू की थी आपकी 1970 में। इसका ऑब्जेक्टिव था कि हेल्थ केयर सर्विस जो है रूरल पॉपुलेशन को मिले। विलेज लेवल कम्युनिटी वर्कर्स
जो है ये प्रोवाइड करेंगे हेल्थ केयर प्रोविजंस को, और ये लिंक के रूप में काम करेंगे हेल्थ सर्विसेज और पीपल के बीच। ये प्रोग्राम भी बस तुरंत ही कोलैप्स हो गया था क्योंकि इसमें कई सारे कारण थे। 5th 5 ईयर प्लान में कहा गया कि हेल्थ केयर सर्विसेज जो है अर्बन एरियाज में उनको एक्सपेंड तो किया गया है, लेकिन कमी कहाँ पर की गई, रूरल सर्विसेज में। और कहा था कि इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज, फैमिली प्लानिंग वगैरह, न्यूट्रिशनल पैकेज वगैरह जो भी हैं, अब मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत जारी किए जाएंगे, ये कह दिया गया। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम जो 5th 5 ईयर प्लान में आया था उसके तहत कह दिया गया कि हेल्थ की सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगे। अब धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी। अब ये सोचा गया कि प्राइमरी हेल्थ केयर पर बहुत फोकस किए जाने की ज़रूरत है। ठीक है, प्राइमरी हेल्थ केयर को रूरल इंडिया में हर हाल में इम्प्लीमेंट किए जाने की ज़रूरत है। 1978 में इंडिया ने अल्मा आटा डिक्लेरेशन साइन किया था, अल्मा आटा डिक्लेरेशन, हेल्थ फॉर ऑल बाई 2000 जिसका लक्ष्य था। ठीक है, ये अभी यूपीएससी में पूछा गया था अभी 1-2 साल पहले कि अल्मा आटा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, तो ये हेल्थ फॉर ऑल संबंधित है या हेल्थ केयर संबंधित है। तो इंडिया ने जब 1978 में अल्मा आटा डिक्लेरेशन साइन किया तो यहाँ पर कहा गया कि प्राइमरी हेल्थ जो है एक न्यूक्लियस होगा हेल्थ केयर सिस्टम का, यानी कि हेल्थ केयर अगर इंप्रूव करना है तो प्राइमरी हेल्थ केयर को इंप्रूव करना पड़ेगा हमको भारत में। प्राइमरी हेल्थ में क्या क्या आता है जल्दी से देख लेते हैं। प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव और रिहैबिलिटिव सर्विसेज, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल ऑफ एंडेमिक डिसीजेस, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ सेफ वाटर एंड बेसिक सैनिटाइजेशन, प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड न्यूट्रिशनल सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, प्रोविजन ऑफ एसेंशियल ड्रग्स, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिसीजेस और हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग प्रिवेलिंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड देयर सोल्यूशन। ये सब चीज़ें जो है हेल्थ केयर में आती, प्राइमरी हेल्थ केयर में। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आई थी आपकी 1983 में 6th 5 ईयर प्लान के दौरान। नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने अंडरलाइन किया कि हमको यूनिवर्सल कॉम्प्रिहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर की ज़रूरत है। ठीक है, जिससे पूरे कम्युनिटी को हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करी जा सके, वो भी अफोर्डेबल कॉस्ट पर ही करना होगा। 7th 5 ईयर प्लान आया था, इसमें रूरल हेल्थ केयर पर स्पेशल एम्फेसिस करने की बात कही। इसमें कहा गया एक सब सेंटर बनाया जाएगा 5000 पॉपुलेशन पर, जो कि मतलब प्लेन एरिया में उत्तर प्रदेश वगैरह में जैसे निवास कर रहे हैं, और ट्राइबल और हिली टराइन है अगर, तो वहाँ पर 3000 की पॉपुलेशन में एक उप केंद्र यानी कि सब सेंटर होगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा 30,000 की पॉपुलेशन पर प्लेन एरिया में, और 20,000 की ट्राइबल और हिली एरिया वाली पॉपुलेशन पर होगा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर CHC ये डेवलप किया जाएगा 1 लाख पॉपुलेशन के ऊपर, एक ब्लॉक में एक होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 7th 5 ईयर प्लान के प्रोविजंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। गवर्नमेंट ने कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस के लिए कई सारे प्रोग्राम्स चलाए थे। ठीक है, जिससे मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी को इम्प्रूव किया जा सके। इनमें से सबसे पहले नाम आएगा नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम का। नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है, इसका इम्प्लीमेंटेशन वैसे तो 1962 से हो रहा है। इसका लक्ष्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को डिटेक्ट किया जाए जांच करके और उनको ट्रीट किया जाए। 1993 में WHO ने टीबी को एक ग्लोबल इमरजेंसी डिक्लेयर किया था, और इसमें डॉट ट्रीटमेंट यानी कि डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड शॉर्ट ट्रीटमेंट कोर्स ऐसे करके डॉट्स वाली कोर्स चला दी थी WHO ने 1993 में, और रिकमेंड किया था कि सारी कंट्री टीबी को एलिमिनेट करने के लिए इसको फॉलो करें, डॉट्स को। ठीक है, डॉट्स का फुल फॉर्म क्या हो गया, डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, डॉट्स। तो फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल टीबी प्रोग्राम को रिवाइज किया, और नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम जो है इसी वर्ष जो है अस्तित्व में आ जाता है 1993 में। डॉट्स जो है फाइनली जो है RNTCP स्ट्रेटजी के तहत 1997 में लॉन्च किया गया था, और 2005 तक इंटायर कंट्री में ये डॉट्स प्रोग्राम को अपना लिया गया था। RNTCP का मतलब है रिवाइज्ड नेशनल टीबी कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस ये आया था आपका 1976 में। ठीक है, इसका गोल था कि ब्लाइंडनेस को रिड्यूस किया जाएगा वर्ष 2000 तक, 1.4% से 0.3% पर लाएंगे। इसके बाद नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम आया था, ये ऑपरेशनल है 1955 से। ठीक है, फिर धीरे धीरे जैसे इफेक्टिव ट्रीटमेंट लेप्रोसी का डेवलप होने लगा, इसको डिज़ाइन किया गया और नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम के रूप में 1983 में लॉन्च किया गया। तो नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम अगर पूछे तो 1955 लगाएंगे, लेकिन अगर नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम पूछे तो हम क्या लगाएंगे, 1983। ठीक है, 1983। नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम, ये वर्ल्ड्स बिगेस्ट प्रोग्राम है जो सिंगल कम्युनिकेबल डिसीज़ के लिए चलाया गया था, और ये ऑपरेशनल है 1953 से। हालांकि 1979 में इसको नेशनल एंटी मलेरिया प्रोग्राम नाम दिया गया था। ठीक है, ये था आपका मलेरिया के लिए प्रोग्राम। फिर उसके बाद नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1955 से ही चल रहा है, और इसमें 1997 में 13 डिस्ट्रिक्ट और 7 स्टेट में ये शुरू किया गया था। इसमें सिंगल डोज मैस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ DEC, मतलब ये DEC करके एंटी फाइलेरिया ड्रग आई थी, इसका मास सिंगल डोज एडमिनिस्ट्रेशन किया गया था 13 जिलों में 7 स्टेट में 1997 में। हालांकि नेशनल फाइलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम ऑपरेशनल कब से, 1955 से।
फिर उसके बाद नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम। नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी कंट्रोल प्रोग्राम ये आया था 1962 में। इसका लक्ष्य था कि आयोडीन डेफिशिएंसी से जो गॉइटर वगैरह हो रहा है लोगों में, इसको कम किया जाए। ठीक है, इसको 10% से कम तक ले आया जाए कंट्री के सारे डिस्ट्रिक्ट में। उसके बाद नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम NACP ये लॉन्च किया गया था 1992 में, और इसको जो है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम के रूप में पूरे भारत में HIV एड्स को रोकने के लिए लॉन्च किया जा रहा है, संचालित किया जा रहा है मतलब। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम ये शुरू किया गया था आपका 1992 में, ये 1992 में शुरू किया गया था। अब फैमिली वेलफेयर सर्विसेज जो गवर्नमेंट ने शुरू की, उसमें सबसे पहले नाम आएगा नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम का, यानी परिवार नियोजन कार्यक्रम का, और इसको फर्स्ट 5 ईयर प्लान से शुरू कर दिया गया था। इसमें रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करना और सूटेबल टेक्निक्स के माध्यम से फैमिली प्लानिंग भारत में लोग अडॉप्ट करें, और फैमिली प्लानिंग के बारे में बाकायदा एडवाइस करना लोगों को, और इसके लिए फ्री एड देना, ये सब हेल्थ केयर सर्विसेज के माध्यम से गवर्नमेंट ने शुरू किया था। अब रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ये कैसे भारत में शुरू हुए। RCH प्रोग्राम जो है, या इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन डेवलपमेंट, जो हुआ था 1994 में कैरो इजिप्ट में, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने RCH लॉन्च किया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये 15 अगस्त 1997 को ऑफिशियली शुरू किए गए थे। ठीक है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन पॉपुलेशन एंड डेवलपमेंट में जो रिकमेंडेशंस दिए गए थे, उनके आधार पर 15 अगस्त 1997 को भारत ने RCH शुरू किया था, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है इंटीग्रेट्स ऑल इंटरवेंशंस ऑफ फर्टिलिटी रेगुलेशंस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ विद रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ बोथ मेन एंड वीमेन। इसमें जितने भी एस्पेक्ट होते हैं फर्टिलिटी रेगुलेशन के, मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ के, और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मेन एंड वीमेन के, इसको इंटीग्रेटेड वे में देखा गया था। मतलब कि अगर प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में अगर माँ आती है अपने चेकअप के लिए प्रेगनेंसी के दौरान, तो उसका बच्चा जब तक हो के बड़ा नहीं हो जाता 1-2 साल का, तब तक वो वहाँ पर फैसिलिटीज़ और एडवाइस ले सकती है। तो ये RCH का कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। और सर्विसेज जो प्रोवाइड की गई थी वो जो है क्लाइंट सेंटर्ड थी, डिमांड ड्रिवन थी, और हाई क्वालिटी की और नीड बेस्ड थी। प्रोग्राम में इन्वेस्टिगेट किया गया था कि लेवल ऑफ फैसिलिटीज़ जो प्रोवाइड की जाती हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा, और MTP और IUD इंसर्शन जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में और सब सेंटर्स में इसकी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। MTP का मतलब हो गया आपका मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और IUD का मतलब आप जानते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, प्रेगनेंसी कंट्रोल के लिए, बर्थ कंट्रोल के लिए। प्रोग्राम में एम किया गया था कि आउटरीच ऑफ सर्विसेज को जो है वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक एक्सटेंड किया जाए, जिससे जो लोग इन सब फैसिलिटीज़ को नहीं ले पा रहे थे पैसे ना होने की वजह से, वो भी अवेल कर सकें। इसमें NGOs और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को वेलकम किया गया था, उनको इनकरेज किया गया था कि ये सब प्रोग्राम्स के बारे में लोगों तक इसमें पहुंचाएं। ड्रिंकिंग वाटर और रूरल सैनिटाइजेशन के बारे में हम देख लेते हैं। ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन, इसको वाटसन शॉर्ट में कहा जाता है। ये जो है बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ ही नहीं है, बल्कि ये क्रूशियल है हेल्थ फॉर ऑल का ऑब्जेक्टिव जो अचीव करना था भारत को 2000 तक, उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर जो है एक सोशल राइट माना गया है। ठीक है, और इसको फ्री ऑफ कॉस्ट हर स्टेट गवर्नमेंट को, यानी कि राष्ट्रीय सरकार को, जितने भी देश हैं उसको अपने नागरिकों को कम से कम ड्रिंकिंग वाटर फ्री ऑफ कॉस्ट मैनेज करके प्रोवाइड करवाना चाहिए। ये एक जो है सोशल राइट माना जाता है, और जो है इसको पैसे में नहीं बेचना चाहिए, ये भी कहा जाता है। मिनरल वाटर लोग खरीदते हैं वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी गरीब को पानी की ज़रूरत है तो उसको पे करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, एक सोशल राइट की तरीके से माना जाता है। और जल का एक पर्यायवाची जीवन भी कहा गया है। ठीक है, वाटर इज लाइफ कहा जाता है, तो उस तरीके से भी इसको देख सकते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है वाटर और सैनिटाइजेशन का रूरल हेल्थ पर, इकोनॉमी पर, डेवलपमेंट पर। तो इसका इम्पैक्ट ये है कि अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर स्टेट नहीं अवेल करवाता है रूरल एरियाज़ में, तो क्या होता है कि अदर सोर्सेज जैसे कि रेन वाटर, सरफेस वाटर, ग्राउंड वाटर, इन सब पर डिपेंड हो जाता है ग्रामीण समाज। ये वाटर जनरली अनट्रीटेड होता है, इम्प्योर होता है, और उसमें पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि कंटेमिनेशन होगा। अब ऐसा पानी पीने से लोग बीमार होने लगते हैं, कम्युनिकेबल डिसीजेस के शिकार हो जाते हैं, और कई लोगों की मृत्यु हो जाती है। तो आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट जो प्रभाव है, डायरेक्ट इम्पैक्ट है ख़राब ड्रिंकिंग वाटर का हेल्थ पर, और हेल्थ ख़राब होगी तो पूरा का पूरा सिस्टम ख़राब होगा, लोग मरने लगेंगे, और पूरा का पूरा पैनिक क्रिएट हो जाएगा। इकोनॉमी पर कैसे इफेक्ट पड़ता है, जैसे आपको पता है कि कोई भी नेशन है वो अपने हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पीपल जो कि उसके ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं उन पर डिपेंड करता है। अगर ह्यूमन रिसोर्स जो है हेल्दी नहीं होगा, बीमार होगा, कमज़ोर होगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि ह्यूमन कैपिटल प्रभावित होगा, और धीरे धीरे जो है भारत में इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होगा बल्कि डिग्रेडेशन होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा इसके लिए, हमें मतलब स्टेट को क्या करना होगा कि रूरल पीपल को जितनी भी ये बेसिक अमेनिटीज़ हैं, रोटी कपड़ा मकान के अलावा भी ड्रिंकिंग वाटर सैनिटाइजेशन पर, कनेक्टिविटी पर फोकस करना होगा।
अभी हमने ऊपर बात करी कि इकोनॉमी प्रभावित होगी, हेल्थ प्रभावित होगी, और जो है टोटल अगर हेल्थ ही प्रभावित हो जाएगी तो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा किसी भी देश का। इस वजह से सरकार को इंटरवेन करने की ज़रूरत थी और सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी सरकार को ही इंश्योर करना पड़ा, खासकर कि रूरल एरियाज़ में कई सारी स्कीम्स और पॉलिसी बना करके। और भारत में जब ये सब स्कीमें चल रही थी आज़ादी के बाद 1950 से लेकर 1970 तक, तब ये सोचा ही नहीं गया था कि ये ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। इस टाइम पीरियड में सोचा गया था कि जो डेवलपमेंट का एक्चुअल मीन्स होता है मैक्सिमम गुड टू द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल, क्या ये हम ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटाइजेशन सेक्टर में अचीव कर पाएँ? तो इसका उत्तर था नहीं। तो इसीलिए जो है स्ट्रैटेजीज और फिर प्रोग्राम आते हैं सेफ रूरल वाटर सप्लाई के लिए। 1972-73 में यानी 4th 5 ईयर प्लान में इस प्रॉब्लम को सीरियसली सोचा गया था रूरल वाटर सप्लाई के बारे में, और फिर बाद में जो सक्सेसिव प्लान आए थे उसमें इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रैटेजीज प्रपोज की गई थी कि वाटर सेक्टर को हम कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए 3 प्रोग्राम प्रमुख हैं, और उसके बाद में प्रेजेंट में जो प्रमुख है वो तो आपका स्वच्छ भारत मिशन है ही, जो रूरल अर्बन में अलग अलग काम कर रहा है। लेकिन 2-3 प्रोग्राम थे, उनमें सबसे पहला है एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, स्वजल प्रोग्राम। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें फिर आपका एक टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन आता है, उसको हम स्वच्छ भारत मिशन के साथ पढ़ेंगे। एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई, एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई ये शुरू किया गया था सभी को सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करने के लिए विलेजेस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोग्राम को शुरू किया था 1972-73 में। फोकस था कि फिजिकल कवरेज जो है सारे रूरल हैबिटेशंस में दी जाएगी। ठीक है, फैसिलिटी सेफ ड्रिंकिंग वाटर की प्रोवाइड की जाएगी कुछ फिक्स नॉर्म के तहत। ठीक है, स्ट्रैटेजी जो अडॉप्ट की जाएगी वो होगी अब जो जहाँ पर प्रॉब्लम है विलेजेस में उनको आइडेंटिफाई करना, और कवरेज जो है विलेजेस की वहाँ पर वाटर सप्लाई को एक्सेलरेट करना। इसमें केंद्र सरकार ने स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को 100% का ग्रांट इन एड, अब जो जहाँ पर प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की गई थी विलेजेस के लिए, उसको अप्रूव किया था। हालांकि जब 5th 5 ईयर प्लान से मिनिमम नीड्स प्रोग्राम शुरू किया गया था, इसमें ड्रिंकिंग वाटर जो है एक मिनिमम नीड प्रोग्राम का एक हिस्सा था, तो इस वजह से फिर इसको एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई ये प्रोग्राम को हटा लिया गया था। ठीक है, हालांकि फिर देखा गया कि मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं इंश्योर किया जा पा रहा है, तो फिर से एक्सेलरेटेड ये रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम को फिर से इंट्रोड्यूस कर लिया गया था 1977-78 में। राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन, राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन हम लोग कह सकते हैं इसी एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई स्कीम का सक्सेसर है, जो कि अस्तित्व में आया था 1986 में। इसको जो है राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन नाम दिया गया था 1991 में। तो कुल मिलाकर पहले एक्सेलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम आता है, इसको नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन कहा जाता है 1986 में। राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन आता है 1991 में। ये दोनों डेट्स इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिलाकर राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर मिशन में जो पहले के प्रोग्राम चल रहे थे उसमें कुछ रिफॉर्म किया गया था, जिससे वाटर सेक्टर में सस्टेनेबिलिटी को अचीव किया जा सके। स्वजल फिर प्रोजेक्ट आता है, स्वजल प्रोजेक्ट आता है, इसमें $71 मिलियन का वित्त शामिल था, 7 वर्षों के लिए आया था 1996 से 2003 के लिए। ये डिमांड ड्रिवन और कम्युनिटी बेस्ड अप्रोच के साथ वाटर और सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट था, और ये 19 डिस्ट्रिक्ट में उत्तराखंड और बुंदेलखंड रीजन जो था अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश का, क्योंकि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही थे पहले। ठीक है, तो इन डिस्ट्रिक्ट में मतलब ये उत्तराखंड उत्तर प्रदेश जो सम्मिलित था, इसके 19 डिस्ट्रिक्ट में शुरू किया गया था 4 बैचेस में। ठीक है, सस्टेनेबिलिटी और सुपीरियरिटी जो है ट्रेडिशनल वाटर सप्लाई ड्रिवन सर्विस मॉडल पर ही आधारित था। हमको क्या याद रखना है एग्जाम के लिए कि स्वजल जो ये प्रोजेक्ट था ये कहाँ पे शुरू किया गया था? उत्तर प्रदेश में। ये 7 वर्षों के लिए शुरू किया गया था 1996 से 2003 के लिए, और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड जो अनडिवाइडेड थे उनके 19 डिस्ट्रिक्ट में किया गया था 4 बैचेस में। इतना काफ़ी है। जो ये प्रोजेक्ट्स आए थे इनका ऑब्जेक्टिव क्या था? सस्टेनेबल हेल्थ और हाइजीन का बेनिफिट देना, टारगेट रूरल पॉपुलेशन को, जिससे और कैसे करेंगे? वाटर सप्लाई और इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन सर्विसेज में इंप्रूवमेंट ला करके। दूसरा ऑब्जेक्टिव था कि जो करंट वाटर सप्लाई ड्रिवन सर्विस डिलीवरी मैकेनिज्म था उसको ऑल्टरनेटिव के रूप में, मतलब जो प्रेजेंट सिस्टम था उसको हटा करके दूसरे सिस्टम को टेस्ट करना, रूरल इनकम को इंक्रीज करना। ठीक है, जिससे कि इनकम अपॉर्चुनिटीज़ वुमेन को मिल सकें, क्योंकि विमेन से ही पानी भरवाने का काम वगैरह किया जाता था। जहाँ पर पानी की स्कार्सिटी थी, विमेन पानी भरने जाती थी, तो काफ़ी सारा टाइम भी उनका वेस्ट होता था। तो इस तरीके से
ये वाटर सप्लाई प्रोग्राम्स जो आए थे, इसके तहत विमेन का टाइम सेव करने का प्रयास किया गया था। सैनिटाइजेशन की बात कर लें तो सैनिटाइजेशन के मामले में जो बहुत बड़ी समस्या रूरल इंडिया से एसोसिएटेड रही है वो है ओपन डिफिकेशन। ओपन डिफिकेशन को लेकर काफ़ी सारे प्रयास किए थे सरकार ने, और फिर अंत में स्वच्छ भारत मिशन आता है जिसमें टारगेट रखा गया था कि 2019 तक जब हम महात्मा गांधी की 150th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे होंगे तब तक पूरा देश जो है ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाएगा। ओपन डिफिकेशन फ्री के होने के बाद जो है ODF प्लस विलेजेस की शुरुआत की गई थी। ODF प्लस विलेजेस के मामले में सबसे ज़्यादा जो नंबर है वो किसके पास है? तेलंगाना के पास है। हमने आपको करंट अफेयर में बताया हुआ है, ठीक है। तो ये कुछ बातें होंगी सैनिटाइजेशन के बारे में। अब सैनिटाइजेशन क्यों ज़रूरी है, बीमारियाँ कैसे फैलती हैं, सब बातें बेसिक आपको पता है कि रूरल इंडिया में कुछ लोगों का मानना है कि ओपनली डिफिकेट करना कोई बहुत बुरी बात नहीं है। वो ऐसा मानते हैं कि लोग सुबह अपने खेत वगैरह देखने जाते हैं और साथ ही साथ इससे भी कुल मिलाकर 2-4 हो लेते हैं। तो ये कुछ अवधारणाएँ रही हैं। UPPCS का एक पेपर हुआ था 2020 में, उसका ये सवाल है। इसमें हमसे पूछा गया स्वच्छ भारत मिशन के बारे में। स्वच्छ भारत मिशन समुदाय के सामूहिक व्यवहार परिवर्तन पर केंद्रित है, ये सही है। अधिकांश लोगों के लिए खुले में शौच करना उनकी नियमित प्रातःकाल भ्रमण, फसलों की देखभाल और सामाजिकता का हिस्सा है। तो ये दो है सही माना गया था कथन। तो मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो मैंने आपको फैक्ट बताए ये जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। कि लोग जो है रूरल इंडिया में बेसिकली पहले, आजकल तो काफ़ी रिफॉर्म किए हैं सरकार ने, उसके बाद से तो पता नहीं, लेकिन इसको सामाजिकता का हिस्सा और एक नॉर्मल प्रोसेस मानी जाती थी ओपनली डिफिकेट करना। हालांकि इससे काफ़ी सारी बीमारियां फैलती हैं और इसके बाकायदा प्रमाण देखे गए थे कि ओपनली डिफिकेट करना कोई गुड सैनिटरी प्रैक्टिस नहीं है। इससे काफ़ी सारी हानियां हो रही थी। इसी वजह से कई सारे सैनिटाइजेशन कैंपेन फिर सरकार लाई थी। सेंट्रल रूरल सैनिटाइजेशन प्रोग्राम ये आया था 1999 में। इसने सैनिटाइजेशन, हेल्थ, हाइजीन अवेयरनेस और लार्जर इन्वायरमेंटल इश्यूज़ को लिंक किया था। ये टोटल सैनिटाइजेशन कैंपेन के रूप में आया था 1999 में। इसकी स्ट्रैटेजी थी कि सैनिटाइजेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और जो है एक सेक्टर रिफॉर्म प्रोग्राम के रूप में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी एक कह सकते हैं सोशल कंजम्पशन के फॉर्म में होता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि लॉजिस्टिक्स ज़रूरी है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, जैसे कि हाउसिंग ज़रूरी है, ठीक है। तो इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था 1951 से ही। हालांकि इसको फोकस करके तैयारी की गई थी कुटीर ज्योति योजना से। कुटीर ज्योति योजना में BPL परिवार को इलेक्ट्रिसिटी रूरल एरियाज़ में प्रोवाइड करने के लिए इसको लॉन्च किया गया था 1988-89 में। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और इसका काम था कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स की रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की स्कीम को फाइनेंस किया जाए, ठीक है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की हम बात कर लें तो मॉडर्न में आप एक स्कीम का नाम जरूर देखेंगे, सौभाग्य योजना, ठीक है। सौभाग्य स्कीम, इसका भी लक्ष्य था रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन फॉर ऑल इसका लक्ष्य था कुल मिलाकर के, रूरल में भी अर्बन में भी। और दूसरी स्कीम जो डिस्कॉम्स के लिए आई थी, उदय योजना, मतलब जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज थी उन पे जो ब्याज का बोझ बढ़ता जा रहा था उसको कम करने के लिए उदय योजना आई थी। अभी दोनों की लॉन्च डेट जो है जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। वैसे जब तक आप वीडियो को आगे बढ़ाएंगे ये स्कीम भी हम ऑलरेडी डिस्कस करेंगे, इसकी डेट वगैरह भी आगे जा करके वीडियो के आगे हिस्से में, लेकिन फिर भी आप कमेंट में लिखने का प्रयास करिए। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की सबसे पहली स्कीम कुटीर ज्योति, और जो लेटेस्ट 2 स्कीम याद रखनी है वो एक सौभाग्य, एक उदय है। अब हम बात कर लेते हैं रूरल कनेक्टिविटी की। रूरल कनेक्टिविटी भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सोशल कंजम्पशन का पार्ट, जैसे कि हमने आपको बताया। ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पर्सनल कंजम्पशन में नहीं आता है, इंडिविजुअल कंजम्पशन में नहीं आता है, सोशल कंजम्पशन में आता है। और कुल मिलाकर रूरल डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये। कनेक्टिविटी में केवल ट्रांसपोर्ट नहीं आता है, इसमें कम्युनिकेशन भी आता है। टेलीफोन कम्युनिकेशन यहाँ पर बात कर रहे हैं, आजकल तो इंटरनेट ने इसकी जगह ले ली है। पोस्टल सर्विसेज, इलेक्ट्रिक कनेक्शंस हो गया, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को जोड़ने का काम कौन करता है? यही रूरल कनेक्टिविटी, ठीक है। रूरल रोड्स, भारत के ग्रामीण इलाकों में आज भी कुछ हिस्सों में रोड नहीं है। आप जो है पेपर में, सोशल मीडिया में देखते रहते होंगे कि बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन रोड ही नहीं है उस गांव में। तो पहले स्थिति और भी ख़राब थी। तो भारत की सोशियो इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ के लिए ये बहुत ज़रूरी था कि भारत में रोड बनाने पर फोकस किया जाए, और ख़ास करके गाँवों को शहरों से जोड़ने वाली रोड पर विशेष रूप से फोकस किया जाए, ठीक है। रोड होगी तो लोग अपनी बेहतरी के लिए एक गांव से दूसरे गांव जा सकते हैं, रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और अपना रोजगार ढूंढ सकते हैं।
पावर्टी रिडक्शन स्कीम में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल था यहाँ पर रूरल रोड्स का, क्योंकि जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आए थे, लोगों को मजदूरी रोजगार के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था और रोड्स नहीं अवेलेबल थी। अपनी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को अच्छे दामों पर बेचने के लिए लोगों को ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत थी, ठीक है। तो इसलिए ये रूरल रोड्स पर भी प्रोग्राम भारत सरकार ने शुरू किए थे। रूरल रोड्स में एक ही स्कीम जो मेजर आपको देखनी है वो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ठीक है। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत ये शुरू की गई थी आपकी 5th 5 ईयर प्लान में, कि रूरल रोड्स हमको डेवलप करनी है, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। हालांकि ध्यान रखिएगा ये योजना मिनिमम नीड्स प्रोग्राम से चर्चा में आई थी, मतलब ये रूरल कनेक्टिविटी वाली जो टारगेट है ये चर्चा में आया था, लेकिन ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ये 5th 5 ईयर प्लान में नहीं आई थी, ये 2000 में शुरू हुई थी, 25 दिसंबर 2000 को, ठीक है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की लॉन्च डेट क्या है? 25 दिसंबर 2000। 5th 5 ईयर प्लान में मिनिमम नीड्स प्रोग्राम के तहत ये कहा गया था कि 1500 लोग जहाँ पर निवास करते हैं वहाँ पर ऑल वेदर रोड की सुविधा प्रोवाइड करवानी होगी, और इस योजना को साकार रूप दिया गया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से, जो कि हमने आपको बताया कब आई थी। इसने टारगेट रखा था कि सारे रूरल हैबिटेशंस को हम, जहाँ पर पॉपुलेशन 1000 या उससे अधिक है, उसको वर्ष 2003 तक, और उस रूरल पॉपुलेशन को जहाँ पर कह सकते हैं हिल स्टेट्स हैं, जैसे सिक्किम हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर उत्तरांचल हो गया, उसको वर्ष 2007 तक, जहाँ पॉपुलेशन 500 है, उसको हम लोग रोड कनेक्टिविटी प्रदान कर देंगे। डेजर्ट एरिया और ट्राइबल एरिया में जो हैबिटेशन है उसमें अगर 250% भी रहते हैं तो उसको वर्ष 2007 तक रूरल रोड कनेक्टिविटी दी जाएगी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के उद्देश्य क्या है? जहाँ पर 1000 लोग रहते हैं प्लेन एरिया में, 2003 तक उसको उनको रूरल रोड, जहाँ पर रूरल हैबिटेशन है 500 का, उनको 2007 तक रूरल रोड, और जिनका रूरल हैबिटेशन है डेजर्ट एरिया में और ट्राइबल एरिया में, उनको 2007 तक रूरल रोड दिए जाने का लक्ष्य, ठीक है। और जिस ये पॉपुलेशन की बात हो रही है कि पॉपुलेशन यहाँ पर देखेंगे तो उसको कैसे देखना था? यहाँ पर 2001 के सेंसस के हिसाब से यहाँ पर पॉपुलेशन की गणना की जानी थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को फॉर्मली लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर 2000 को, और ये फाइनेंशियल ईयर 2000-2001 में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत शुरू की गई थी। ये एक अच्छी बात थी कि ये जो प्रोग्राम था इम्प्लीमेंट किया जाना था हैबिटेशन की पॉपुलेशन को कंसीडर करके, ना कि रेवेन्यू विलेज के हिसाब से, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का। अब डेवलपमेंट ऑफ रूरल सोसाइटी यहाँ पर हम देखेंगे, ग्रामीण समाज विकास में यहाँ पर रूरल विमेन का इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। रूरल विमेन के लिए सरकार ने क्या क्या स्कीम्स लाई है ये देखेंगे हम लोग। तो 1974 में स्टेटस ऑफ विमेन इन इंडिया की रिपोर्ट आई थी जिसका टाइटल था टुवर्ड्स इनइक्वलिटी। एक श्रम शक्ति रिपोर्ट आई थी 1988 में। ये दो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में जो रूरल विमेन का जो भी स्टेटस था या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज थी उस पर क्या क्या चीज़ें चल रही थी उसको दर्शाने वाली ये दो रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दो रिपोर्टों के आने के बाद, यानी कि श्रम शक्ति वाली रिपोर्ट आने के बाद, जो कंट्रीब्यूशन ऑफ विमेन था, विमेन का कंट्रीब्यूशन था इकोनॉमिक फील्ड में, वो पहली बार रिकॉग्नाइज किया गया था एक वर्क की तरह। जो कि अभी जो विमेन जो काम कर रही थी घरों में उनको वर्क माना ही नहीं जाता था, उसको देश की जीडीपी में या फिर इकोनॉमिक फील्ड में कंट्रीब्यूशन के तौर पर नहीं कंसीडर किया जाता था। श्रम शक्ति रिपोर्ट जो आई थी उसके बाद से ये विमेन जो द्वारा जो काम किए जाते थे उसको वर्क माना जाने लगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स हैं, इनको ध्यान रखिएगा। एजुकेशन और ट्रेनिंग ऑफ रूरल विमेन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ये कहा गया था कि हमको स्पेशल मेजर लेने की ज़रूरत है विमेन्स के एजुकेशन बैरियर को तोड़ने के लिए। विमेन शिक्षा का हासिल क्यों नहीं कर पा रही हैं, उनसे संबंधित जो भी कठिनाइयाँ हैं उनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। और इसमें कहा गया कि एजुकेशन फैसिलिटीज़ गर्ल्स के लिए प्रोवाइड की जाएंगी, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, सेकेंडरी एजुकेशन के लिए और यूनिवर्सिटी एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी। सेकेंड 5 ईयर प्लान में एम्फेसिस किया गया, यानी कि फोकस किया गया कि ओवरऑल एक्सपेंशन किया जाए एजुकेशनल फैसिलिटीज़ का विमेन के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल कमेटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन भी इसको लाई थी 1958 में। ये जो नेशनल कमेटी या फिर काउंसिल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन आई थी 1958 में, इसको हेड किसने किया था? दुर्गाबाई देशमुख ने। दुर्गाबाई देशमुख ने इसको हेड किया था, ये ध्यान रखिएगा। इस कमेटी ने रिव्यू किया एजुकेशन ऑफ वुमेन को जो है 1900 से लेकर अब तक, और रिकमेंडेशंस अपनी दी कि वुमेन को फॉर्मल एजुकेशन जो है दी जानी चाहिए। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल काउंसिल फॉर वुमेन्स एजुकेशन कंस्टिट्यूट किया 1959 में। इसके बाद थर्ड 5 ईयर प्लान में बाल सेविका ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें स्कूल कोर्सेस और वोकेशनल ट्रेनिंग कोर्स को एक साथ लाया गया अडल्ट वुमेन के लिए।
यानी कि एडल्ट वुमेन जो है यानी 15 वर्ष से ऊपर, उनको जो है बाल सेविका ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत ना सिर्फ स्कूल की थोड़ी बहुत शिक्षा दी जाए और वोकेशनल ट्रेनिंग भी साथ में दी जाए। 4th 5 ईयर प्लान तक ऐसा ही चलता रहा। फिर 1971 में एक कमेटी बनी जिसने स्टेटस ऑफ वुमेन को स्टडी करने के लिए जो है चार्ज एज्यूम किया। कमेटी ने रिकमेंड किया कि प्रोविज़न फॉर प्राइमरी स्कूल विद इन वॉकिंग डिस्टेंस होना चाहिए, यानी कि पैदल जा सकने योग्य दूरी पर वुमेन के लिए, मतलब कुल मिलाकर बालिकाओं के लिए स्कूल होना चाहिए। सस्टेन्ड प्रोपेगेंडा बाय वुमेन ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल्स, सोशल एंड पॉलिटिकल वर्कर्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग एवरी गर्ल इनटू स्कूल। सभी लोग ये प्रयास करें कि सारी लड़कियां स्कूल जाएं, ठीक है, और खासकर रूरल और बैकवर्ड एरियाज में ये फोकस किया गया। इन सब के बावजूद भी ये जो फैसिलिटीज़ के बावजूद भी बॉयज़ और गर्ल्स में जो एजुकेशनल लेवल्स में जो दूरियां थी वो बनी रही, इम्बैलेंस रहा। लड़के स्कूल जाने लगे थे लेकिन लड़कियां अभी भी नहीं जा पा रही थी। 5th 5 ईयर प्लान में डिसाइड किया गया कि इनरोलमेंट और रिटेंशन गर्ल्स का जो है ये जो होता जा रहा है, इसको हम लोग कम करने के लिए क्या करेंगे कि टेक्स्ट बुक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़कियों को दिया जाएगा, मिड डे मील दिया जाएगा, फ्री यूनिफॉर्म दी जाएगी और अटेंडेंस पर स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसके बाद कमेटी जो बनी थी स्टेटस ऑफ वुमेन इन इंडिया पर, जो उसमें ये कहा गया कि मेजर प्रोग्राम जो है वुमेन डेवलपमेंट के लिए वो 6th 5 ईयर प्लान में शुरू की जाएंगे, जिसमें एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट क्या होगा, वुमेन्स एजुकेशन। स्कूल के करिकुलम में जो जेंडर बियास है इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। 7th 5 ईयर प्लान में कहा गया एलिमेंट्री एजुकेशन जो है फ्री की गई गर्ल्स के लिए। अदर इंसेंटिव्स जो कि पहले से शुरू थे उसको चलने दिया गया और कई सारी स्कॉलरशिप स्कीम शुरू की गई गर्ल्स के लिए। और जो भी शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब से आने वाली लड़की अपने स्कूलिंग को कंटिन्यू करती थी मैट्रिकुलेशन से आगे, उनको और भी ज़्यादा स्कॉलरशिप दी गई। नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो 1986 में आई थी और प्लान ऑफ एक्शन जो 1992 में अपनाया गया था, इसका इंस्पायरिंग फोर्स ये था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती थी कि फीमेल एजुकेशन को हर हाल में प्रमोट किया जाए। गर्ल्स एजुकेशन के लिए जो स्पेसिफिक स्कीम्स आई उसमें सर्व शिक्षा अभियान तो है ही। सर्व शिक्षा अभियान तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन का प्रोग्राम था, तो जाहिर सी बात है इसमें इंपॉर्टेंट फोकस रखा गया कि गर्ल्स एजुकेशन को इसमें प्रायोरिटी दी जाए, ठीक है। इसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन की स्कीम आई थी। नॉन फॉर्मल एजुकेशन की स्कीम में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को टारगेट किया गया और ये इंट्रोड्यूस की गई थी 1979-80 में और ये 31 मार्च 2001 तक लागू रही थी। एक एजुकेशन गारंटी स्कीम आई थी पायलट बेसिस पर मध्य प्रदेश में 1997 में, और एक ऑल्टरनेटिव एंड इनोवेटिव एजुकेशन इसको शुरू किया गया था अप्रैल 2001 में, जिसमें फ्लेक्सिबल स्ट्रेटजी अडॉप्ट की गई थी। जो चिल्ड्रन स्कूल के बाहर थे वो किसी तरीके से जो है स्कूल के बाहर ही पढ़ लिख जाएं, मतलब भर का, ठीक है, उसके लिए प्रयास किया गया था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसको हम लोग जवाहर रोजगार योजना के भाग के रूप में देख सकते हैं और ये जो है बाद में सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था। स्कूल्स में रूरल में खास करके क्लासरूम्स डेवलप करने का ये प्रोग्राम था। और ये वैसे तो आप 1992 में इसको शुरू देख सकते हैं। 1993-94 में मैंडेटरी कर दिया गया था कि 50% टीचर्स जो है विमेन हो, ठीक है, और इसको जो है सर्व शिक्षा अभियान में मिला दिया गया था। लोक जुम्बिश कार्यक्रम जो है 1992 में शुरू किया गया था और राजस्थान का ये प्रोग्राम था। और इसमें राजस्थान जो कि एजुकेशनली बैकवर्ड स्टेट माना जाता था उस समय बहुत, इसको शुरू किया गया था वहाँ पर इक्विटी इन एजुकेशन का गोल अचीव करने के लिए। मतलब बॉयज़ एंड गर्ल्स में एजुकेशन के मामले में इक्विटी हो, जितने बॉयज़ एजुकेट हों उतनी ही गर्ल्स भी हों। लोक जुम्बिश कार्यक्रम राजस्थान में शुरू किया गया। इसके बाद इस राजस्थान में शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट आता है। इसमें एम किया गया था कि यूनिवर्सलाइजेशन और इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, इस पर फोकस किया जाएगा। खासकर रिमोट, एरिड और सोशियो इकोनॉमिकली बैकवर्ड विलेजेस जो है राजस्थान के, उसमें जा करके ये गोल अचीव किया जाएगा। शिक्षा कर्मी प्रोजेक्ट। महिला समाख्या योजना। महिला समाख्या योजना सवाल अभी आरओ पेपर में पूछा गया था, आरओ प्रीलिम्स में, हालांकि उन्होंने मिसप्रिंट कर दिया था और इसको महिला साम्राज्य लिख दिया था। थोड़ा सा गलती हुई थी उनसे, लेकिन महिला समाख्या योजना भी हाल में पूछी गई तो आगे भी ज़रूरत इसकी पड़ सकती है हमको। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, ठीक है, और प्लान ऑफ एक्शन 1992 में जो आया था। इसके बाद ये महिला समाख्या प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था 1988-89 में, इसी एजुकेशन पॉलिसी और प्लान ऑफ एक्शन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इसमें महिला संघ बनाए गए थे, ठीक है, जिससे वो
जेंडर सेंसिटिव इनपुट्स अपने दे सकें जो उनकी लाइफ को जो है प्रभावित कर रहे थे, उसके लिए काम कर सकें। महिला समाख्या योजना का फीचर ये था कि कोई स्पेसिफिक टारगेट इसमें नहीं सेट किया गया था, कोई नंबर नहीं स्ट्रेस किया गया था और कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं सेट किया गया था किसी भी टारगेट को अचीव करने के लिए। महिला संघ जो भी टारगेट अपना खुद से बना के अचीव करना चाहते थे वो कर सकते थे। महिला समाख्या योजना की लॉन्च डेट ध्यान रखिएगा 1988-89 है। बाकी लेटेस्ट डेवलपमेंट में अगर हम देखें तो वैसे तो कई सारी स्कीम्स आती हैं, लेकिन सबसे बड़ा माना जाता है 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, एक्ट 2002, जिसमें फ्री और कंपलसरी एजुकेशन को 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो पार्लियामेंट ने इनैक्ट किया था 13 दिसंबर 2003 को, ठीक है। ये एक इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। वुमेन के लिए हेल्थ और न्यूट्रिशन में अगर देखें कि क्या प्रयास किया गया, तो हमने पूर्व में देखा है जो सबसे पहली कमेटी आई थी भोरे कमेटी और नेशनल प्लानिंग कमेटी आई थी, उन दोनों में हाई प्रायोरिटी जो है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ को देने की बात कही गई थी। मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर्स जो और फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स जो है खोले गए थे। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सब सेंटर्स जो स्टैब्लिश किए गए थे, यहाँ पर ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स इनको जो है स्टाफ के रूप में शामिल किया गया था सब सेंटर्स में। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो खुले थे ब्लॉक लेवल पर, उसमें भी इनको शामिल किया गया था, प्राइमरी नर्स मिडवाइफ्स को, मतलब ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ्स को। तो पहले 2 5 ईयर प्लान में एक्सपेंशन ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हेल्थ, इस पे फोकस किया गया। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम पर फोकस किया गया। कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिसीजेस पर फोकस किया गया। और इसमें फीमेल हेल्थ पर्सनल्स जो थे, जैसे कि हमने ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ की बात की, इनकी ट्रेनिंग पे फोकस किया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था खास करके परिवार नियोजन में, कि लोगों को बर्थ कंट्रोल के बारे में सीखना जरूरी है। सेकंड प्लान में जो ये MCH है, यानी कि मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विस, इसको इंटीग्रल पार्ट बना दिया गया था ओवरऑल हेल्थ सर्विसेज का, खासकर रूरल एरियाज में। और कहा गया था कि जो हेल्थ पर्सनल्स हैं जैसे कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ हैं, इनके नंबर को बढ़ाया जाए, इनको ट्रेनिंग दी जाए, ठीक है। और लेडी हेल्थ विजिटर्स के रूप में डॉक्टर्स जो हैं उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए। ये सब चीज़ें जो हैं थर्ड और फोर्थ 5 ईयर प्लान तक चलती रहीं। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव, जैसे कि हमको पता है, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम आ गया था, तो इसका था कि प्रोवाइड बेसिक पब्लिक हेल्थ एंड केयर फैसिलिटीज़ इंटीग्रेटेड विद फैमिली प्लानिंग एंड न्यूट्रिशन फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। यानी कि बेसिक पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएँ, उसमें फैमिली प्लानिंग भी शामिल हो और न्यूट्रिशन भी का भी जो है टारगेट शामिल हो। अंडर न्यूट्रिशन से जो लोग जूझ रहे हैं, खासकर जिसमें चिल्ड्रन और नर्सिंग मदर्स यानी दूध पिलाने वाली महिलाएं, छोटे नवजात बच्चे आते हैं, उन पे फोकस किया जाए, न्यूट्रिशनल टारगेट्स यहाँ पे सेट किए जाएं। तो इसी के संदर्भ में फिर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम आई थी 1975 में, और इसका जो बेसिक फोकस था वो चिल्ड्रन था। हालांकि इसमें फिर दूध पिलाने वाली महिलाओं को भी शामिल कर लिया गया था। इसमें हेल्थ फैसिलिटीज़, न्यूट्रिशनल और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जाती थी नर्सिंग मदर्स को यहाँ पर। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान में नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है फॉर्मुलेट की गई थी और एक्सेप्ट की गई थी इम्प्लीमेंटेशन के लिए 1983 में। सेवन्थ 5 ईयर प्लान 1985 से 92 तक, ये हम इसमें देखेंगे कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो है मेन स्फेयर ऑफ एक्शन रहा था। एट्थ 5 ईयर प्लान में जो है वेरी स्ट्रैटेजीज अपनाई गई थी, जैसे बेसिक मिनिमम हेल्थ फैसिलिटीज़, हेल्थ फॉर ऑल का ऑब्जेक्टिव 2000 तक अचीव करने के लिए कहा गया था। कंसोलिडेट और नॉट एक्सपैंड PHC, यानी कि PHC की संख्या नहीं बढ़ाने की बात कही गई थी, उन्हीं को कंसोलिडेट और मजबूत करने की बात कही गई थी। इक्विपमेंट, ड्रग्स, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मेडिकल केयर, ओपनिंग ऑफ पब्लिक सेक्टर इन हेल्थ टू प्राइवेट इंटरप्राइजेस, यानी कि सिर्फ हेल्थ का जो भी कामकाज है वो पब्लिक सेक्टर तक नहीं बल्कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस तक भी एक्सपेंड करने की बात कही गई थी। ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि आप जान रहे हैं कि 8th 5 ईयर प्लान से फिर आपका लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये सब आ गया था, ठीक है। हेल्थ पॉलिसी ने फोकस किया था कि कॉन्ट्रासेप्शन, स्टरलाइजेशन, सेफ मदरहुड और चाइल्ड सर्वाइवल पर फोकस किया जाएगा। 9th 5 ईयर प्लान में कहा गया कि इंटर रीजनल डिस्पैरिटीज़ जो हैं और जो अनप्रिविलेज्ड हैं उन पे फोकस किया जाए, यानी कि कहीं पर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हो चुकी थी लेकिन जहाँ पर नहीं हुई थी उन पे फोकस करना है। अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनको टारगेट करना है। और सोशल प्लानिंग के जो सेंटर्स हैं जैसे कि कम्युनिटी सेंटर्स हो गए, NGOs वगैरह हो गए, इन सबको इन्वॉल्व किया जाएगा इस टारगेट को अचीव करने के लिए। और फोकस किया गया था इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड एम्प्लॉयमेंट पर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सपेंडेड प्रोग्राम फॉर इम्यूनाइजेशन ही लॉन्च किया था 1978 में। ऑब्जेक्टिव था यहाँ पर वैक्सीनेशन सभी एलिजिबल चिल्ड्रन और प्रेग्नेंट वुमेन को प्रोवाइड करना, ठीक है, इस प्रोग्राम के तहत।
भारत में विमेन के स्टेटस पर जो रिपोर्ट आई थी 1974 में टुवर्ड्स इनइक्वालिटी करके, इसमें अदर चीज़ों के अलावा सबसे ज़्यादा जो अटेंशन ड्रॉ किया था इंटरनेशनली वो था कि डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इंडिया में। फिर कंट्री रिपोर्ट 1995 में यूनाइटेड नेशंस 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन पर जो बीजिंग में हुआ था उसमें रिपोर्ट जारी की गई थी। उसमें कहा गया था कि क्रिटिकल एरिया जो जहाँ पर इमीडिएट अटेंशन चाहिए उनको आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए भारत के लिए। भारत ने कहा था कि वो जल्द ही एक नेशनल पॉलिसी बनाएंगे वुमेन के लिए, ये उन्होंने कहा। और ये वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी फिर आ भी गई थी आपकी 2001 में। तो वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी कब आई भारत की? 2001 में, ठीक है। रूरल वुमेन के एम्पावरमेंट में जेंडर फ्रेमवर्क अप्रोच के बारे में समझ लेते हैं। हिस्ट्री ऑफ जेंडर में अगर हम देखें तो 1960 तक यूरोप में, अमेरिका में जो है इनइक्वलिटी को आइडेंटिफाई किया गया कि वुमेन जितना काम करती हैं और उसी काम को अगर मैन करते हैं तो ज़्यादा फेवर और ज़्यादा पैसा जो है मैन को मिलता है, वुमेन को कम मिलता है। इनइक्वलिटी जो है वो व्याप्त है, ये सब पहली बार महसूस किया गया 1960 में। वुमेन ने प्रोटेस्ट किया कि जो है मेल ऐसा कर रहे हैं, और उन्होंने अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, समान अवसरों के लिए और अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई, और इसको फेमिनिज्म कहा गया, ठीक है। इसमें जाहिर सी बात है कि फिर मैन एंड वुमेन के बीच जो है हॉस्टिलिटी भी हो गई। फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएन की 1975 में मैक्सिको में। इसमें कहा गया था कि वुमेन की क्या स्टेटस है और खासकर उसके डेवलपमेंट के बारे में, ठीक। इस कॉन्फ्रेंस के बाद 1975 को ईयर ऑफ वुमेन डिक्लेयर किया गया था। 1976 से 1985 को वुमेन्स डिकेड घोषित किया गया था। 1980 में एक मिड डिकेड कॉन्फ्रेंस हुई थी कोपेनहेगन में, जिससे यहाँ पर ये समीक्षा की जा सके कि वुमेन फोकस्ड अप्रोच कैसी होनी चाहिए। 1985 तक जब वुमेन डिकेड खत्म हुआ तो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी नैरोबी में, ठीक है। इसको जेंडर एंड डेवलपमेंट हम लोग जिसे कहेंगे, इस अप्रोच को शुरू किया गया, जेंडर एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ से हमने समझा कि जब भी हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो वुमेन का अलग से डेवलपमेंट या फिर अलग से वुमेन के डेवलपमेंट की बात होनी क्यों ज़रूरी है, क्योंकि हम पहले से जान रहे हैं कि उनके साथ अन्याय होता हुआ आ रहा है, तो उनको स्पेशल फोकस देने की ज़रूरत है। ये यहाँ पे हमको समझ में आया। अब रूरल वुमेन के एम्पावरमेंट में, उनके डेवलपमेंट में जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स आए उनके बारे में देखेंगे। यहाँ पर इंडिया ने जितने भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस और ह्यूमन राइट्स इंस्ट्रूमेंट्स हुए हैं उनको बाकायदा रेटिफाई किया है, जो इक्वल राइट्स फॉर वुमेन को इंश्योर करते हैं, ठीक है। जैसे कन्वेंशन ऑफ एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन है, इसको भारत ने साइन किया। द कन्वेंशन दैट प्रमोट्स द सब्सटेंसिव मॉडल ऑफ इक्वलिटी, इसको इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वलिटी ऑफ एक्सेस एंड इक्वलिटी ऑफ राइट्स, ऐसे जुड़े सभी जो है कन्वेंशंस को भारत ने मंजूर किया है। कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स को भारत ने मंजूर किया है। कन्वेंशन ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स को इंश्योर किया है। कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल एंड कल्चरल राइट्स को भारत ने इंश्योर किया है, रेटिफाई किया है, मंजूर किया है। मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर जब चलता था 1971 में एक कमेटी बनी थी स्टेटस ऑफ वुमेन पर, ठीक है। ऐसा क्यों कहा गया था? क्योंकि यूएन जनरल असेंबली ने ऐसा करने की सलाह दी थी, और इसी कमेटी ने जो है टुवर्ड्स इनइक्वालिटी नाम की रिपोर्ट जारी की थी 1975 में, जिस साल इंटरनेशनल वुमेन ईयर बनाया गया था। नेशनल प्लान फॉर एक्शन फॉर वुमेन 1976 को फॉर्मुलेट किया गया था, और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको फॉर्मुलेट किया था। इसके बाद वर्किंग ग्रुप ऑन एम्प्लॉयमेंट फॉर वुमेन 1978 में ये रिपोर्ट आती है। फिर दूसरी रिपोर्ट आती है वर्किंग ग्रुप ऑन डेवलपमेंट ऑफ विलेज लेवल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूरल वुमेन 1978 में। इन सब रिपोर्ट का इम्पैक्ट ये हुआ था कि एक सेपरेट चैप्टर ऐड किया गया था 1980 से 85 में, जो 6th 5 ईयर प्लान चला था उसमें, यानी कि एक सेपरेट चैप्टर वुमेन एंड डेवलपमेंट पर ऐड किया गया था 6th 5 ईयर प्लान में, जो कि 1980 से 85 तक चला था। इसी तरह फिर 9th 5 ईयर प्लान में कुछ इनिशिएटिव लिए गए थे, जैसे रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है, ये सब हम आपको बता चुके हैं। नेशनल पॉलिसी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, इसको जारी किया गया था 20 मार्च 2001 को। 9th 5 ईयर प्लान में 2 सिग्निफिकेंट चेंज किए गए थे। पहला था कि एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बना था 9th 5 ईयर प्लान का। दूसरा था फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी सभी तरह के लोगों के लिए इंश्योर करना, जिसमें ऑब्वियसली मेन फोकस वुमेन पर रहने वाला था। प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट,
वुमेन की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि डिसीजन लेने के लिए उनके हाथ में वित्त होना ज़रूरी है। घर का कमाने वाला सदस्य इसी वजह से लगातार वुमेन को कंट्रोल करता रहा है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं होते थे घर चलाने के लिए। ठीक है, उनको उनकी जो अर्निंग है इंडिपेंडेंट नहीं होती थी, वो डिपेंडेंट होती थी दूसरों पर, तो उनका कंट्रोल भी दूसरे के हाथ में होता था। ठीक है, और वो घर पर एक नॉन प्रोडक्टिव एसेट मानी जाती थी। तो इस तरीके से अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होगा तो कई सारी चीज़ें बदलेंगी। एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेशन पर जो स्कीम आई थी, उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वुमेन को एम्पावर करना, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट बनाना, सेल्फ रिलायंट बनाना, आत्मनिर्भर बनाना, जिससे वो अपने डिसीजन खुद ले सकें। ठीक है, तो जितने भी रोजगार कार्यक्रम भी बनाए थे उसमें वुमेन के लिए रिजर्वेशन रखा गया था। जैसे आपकी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना आई थी। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम आई थी 1986-87 में। नॉर्वे के सपोर्ट वाली एम्प्लॉयमेंट कम इनकम जनरेशन कम प्रोडक्शन यूनिट नोराड जो आई थी 1996-97 में, इसमें भी यही फोकस किया गया था कि वुमेन का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किया जाए, और कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम आए थे जिससे वुमेन अपना एम्प्लॉयमेंट कर सकें और अपनी इनकम जनरेट कर सकें। स्वयं सिद्धा भी एक इंटीग्रेटेड स्कीम है वुमेन के लिए। इसमें भी जैसे डावाकरा में होता था, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में वुमेन को फॉर्म किया जाता था और होलिस्टिक एम्पावरमेंट पर फोकस किया जाता था, मोबिलाइजेशन के थ्रू, अवेयरनेस जनरेशन के थ्रू और कन्वर्जेंस ऑफ वेरियस स्कीम्स के थ्रू। यानी कई सारे स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव स्वयं सिद्धा के ग्रुप बनाकर उनको अवेलेबल करवाए जाते थे। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव था कि ऑल राउंड एम्पावरमेंट हो सके वुमेन का, और डायरेक्ट एक्सेस और कंट्रोल उनको मिल सके रिसोर्सेज पर, और मोबिलाइजेशन उनका हो सके, और जितने भी सेक्टोरल प्रोग्राम चल रहे हैं उनको कन्वर्ज हो करके वुमेन को लाभ दिलवाया जा सके। मतलब कई सारे प्रोग्राम जो बिखरे हुए हैं, अगर वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप में आ जाएगी तो ग्रुप की जितनी भी मेंबर है जितने भी वुमेन मेंबर हैं सभी को एक साथ लाभ मिल जाएगा। स्वयं सिद्धा स्कीम की जो लॉन्च डेट है वो है 2001। ठीक है, नवंबर 2001 का ध्यान रखिएगा। वैसे फेब 2001 भी कहीं कहीं दिया मिलेगा आपको ऑफिशियल में, लेकिन फॉर्मली नवंबर 2001 से शुरू हुई थी। वैसे इसमें डेट नहीं पूछी जाती, जनरली ईयर पूछा जाएगा पुरानी स्कीम में, तो 2001 याद रखिएगा। मेजर ऑब्जेक्टिव क्या थे इन सब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोग्राम के? कि सेल्फ रिलायंट वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, उसके बाद क्रिएशन ऑफ कॉन्फिडेंट अवेयरनेस अमंग मेंबर्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स रिगार्डिंग वुमेन स्टेटस, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटाइजेशन, हाइजीन, लीगल राइट्स, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, इन सभी के बारे में अवेयरनेस हो वुमेन मेंबर्स में जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाएंगे और इसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए कार्य करें। और स्ट्रेंथन एंड इंस्टीट्यूशनलाइज द सेविंग हैबिट, उसमें वुमेन में कमाने की और खुद का पैसा बचाने की आदत हो, जिससे इकोनॉमिक रिसोर्सेज पर उनका एक्सेस क्रिएट हो सके। इम्प्रूविंग एक्सेस ऑफ वुमेन टू माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी वुमेन को आसानी से मिले, इसका ये फोकस था। इसके बाद स्वशक्ति स्कीम को रूरल वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है। इसको सैंक्शन किया गया था 16 अक्टूबर 1998 में। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट था जो कि 7 स्टेट में लागू किया गया था 5 सालों के लिए। स्वशक्ति में जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें 15 से 20 मेंबर होंगे। डेवलपिंग लिंकेजेस बिटवीन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस जैसे कि सिडवी, नाबार्ड वगैरह, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, इनसे लिंक क्रिएट किया जाए इन सब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाओं को माइक्रो क्रेडिट मिल सके, जिससे वो अपनी इनकम जनरेशन एक्टिविटीज शुरू कर सकें। ये हो गया स्वशक्ति। वुमेन एम्पावरमेंट में स्वावलंबन भी इंपॉर्टेंट है, ये आया था पहले थोड़ा 1982-83 में आया था। नॉर्वेन एजेंसी फॉर डेवलपमेंट कोऑपरेशन नोराड के असिस्टेंट से इसको लॉन्च किया गया था 1982-83 में। स्वावलंबन, इसका ऑब्जेक्टिव था ट्रेनिंग और स्किल वुमेन को प्रोवाइड करना, जिससे वो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सस्टेन्ड बेसिस पर अचीव कर सकें। स्वावलंबन के तहत फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम्स को दिया जाता था, जो वुमेन ओरिएंटेड प्रोग्राम होते थे। वुमेन जो इंस्टीट्यूट्स क्रिएट करती थी, वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर के कॉर्पोरेशन, ऑटोनोमस बॉडीज़ अगर वुमेन के द्वारा क्रिएट की गई हैं, वुमेन के द्वारा बनाए गए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है, जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस वुमेन को ट्रेन करने का काम करते थे, नॉन ट्रेडिशनल ट्रेड करते थे जो वुमेन का ऑर्गेनाइजेशन, उनको वित्तीय सहायता दी गई। ये स्कीम काफ़ी सक्सेसफुल रही थी और इसको 9th 5 ईयर प्लान में सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तहत अडॉप्ट कर लिया गया सरकार के द्वारा, और फिर नोराड की असिस्टेंस कम कर दी गई। ठीक है, ये हो गया स्वावलंबन। नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम आपको पीछे ही बता चुके हैं, 15 अगस्त 1995 को शुरू हुआ था। इसमें नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है और नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम है। नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम जो है एक्सक्लूसिवली मदर्स को दी जाती थी। इसमें 500 रुपये दिए जाते थे, 500 रुपये की एक मुश्त राशि दी जाती थी पहले 2 लाइव बर्थ्स पर। ठीक है,
सोशल एम्पावरमेंट प्रोग्राम्स में सबसे पहले जेंडर जस्टिस की अवधारणा क्या है। जेंडर जस्टिस यानी कि इक्वलिटी और जस्टिस इंश्योर किया जाए, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स को इंश्योर किया जाए और अवसरों की समानता जो है इंश्योर किया जाए। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लगातार करता आ रहा है, बिल्कुल शुरू से ही इसमें इक्वल राइट मैन और वीमेन को दिए गए हैं। जरा भी इसमें मैन और वीमेन का स्पेसिफिकली मेंशन ही नहीं है कि वुमेन को क्या राइट होंगे, मैन को क्या राइट होंगे। ये सभी के लिए इक्वल राइट्स जो है प्रदान किए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। और सभी तरह के डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन, कास्ट, ग्रीड, ये सब भी प्रोहिबिट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने। बॉन्डेड चाइल्ड लेबर की समस्या भारत में रही है बहुत दिन से, अभी भी कई कई जगह देखने को मिलती है। 6 रीजन हो सकते हैं बॉन्डेड चाइल्ड लेबर के। कुछ मिथ्स होते हैं कि ये बच्चे काम करते हैं, उनको करने देना चाहिए। ये एक जो है इम्पोर्टेंट अवधारणा, ये जिम्मेदार है बॉन्डेड लेबर के लिए, बॉन्डेड चाइल्ड लेबर के लिए। लैक ऑफ सोशल अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन, ये है एक कारण। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, ये एक कारण था। इनफेक्टिव इलीगल इंस्ट्रूमेंट्स, ये कारण था। लार्ज स्केल इग्नोरेंस अमंग चिल्ड्रन इन सर्विट्यूड एंड देयर पेरेंट्स, यानी कि बच्चे जो काम कर रहे थे उन्हें नहीं लगता था कि वो कोई ख़राब काम कर रहे हैं या फिर उनसे फोर्सफुली काम करवाया जा रहा है, और उनके पेरेंट्स को भी लगता था कि बच्चे काम कर रहे हैं तो क्या दिक्कत है। एंटी चाइल्डहुड डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये कुछ कारण थे जिससे चाइल्ड लेबर जो लगातार बढ़ता रहा। 2 मेन एक्ट हैं जिनमें चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया गया है भारत में। एक है बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट 1976, इसका वर्ष ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। और चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। बाकी बॉन्डेड चाइल्ड लेबर को इरेडिकेट करने में मेजर रोल किसका रहा है, यहाँ पर रहा है NGOs का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस करा है। साउथ एशियन कोलिशन अगेंस्ट चाइल्ड सर्विट्यूड जो कि 1980 में बनी थी। बंधु मुक्ति मोर्चा जो कि स्वामी अग्निवेश का था, ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी एक्टिव रहा है बॉन्डेड चाइल्ड लेबर के खिलाफ। बचपन बचाओ आंदोलन कैलाश सत्यार्थी का, जिनको 2014 में नोबेल भी मिला था इसके लिए, चाइल्ड लेबर के खिलाफ ये ऑर्गेनाइजेशंस काम करते रहे और चाइल्ड लेबर करवाने वाले जो ऑर्गेनाइजेशंस थे उनका पर्दाफाश भी करते रहे हैं। 140 कंट्रीज़ ने एक ग्लोबल मार्च निकाला था, ठीक है, बॉन्डेड चाइल्ड लेबर के खिलाफ। चाइल्ड के लिए जो स्कीम्स हैं वो कुछ यहाँ पे लिखी हुई हैं, जैसे ICDS या नवजात बच्चों के लिए इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में जो आई थी, ठीक है। उसके बाद डवाकरा आई थी, इसमें विमेन के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अलावा आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए सेवाएं शुरू की गई थी, ये एक स्कीम मान सकते हैं। नेशनल क्रश फाउंडेशन या फिर शिशु गृह स्कीम, ये भी आई थी। बालिका समृद्धि योजना ये आई थी, ठीक है। और मिड डे मील स्कीम 1995 में तो आई थी। असिस्टेंस टू NGO ये कोई स्कीम नहीं है, बल्कि इसमें प्रयास किया जाता है कि NGOs को फंड दे सरकार, जिससे वो चिल्ड्रन के लिए अच्छी योजनाएं ला सकें। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ये हम देख ही चुके हैं, RCH। राजीव गांधी नेशनल क्रश स्कीम ये आई थी 1 जनवरी 2006 को। अब जैसे स्कीम है ये किसी ने नहीं बताया है, लेकिन फिर भी लोग क्लेम करेंगे कि जो है उन्होंने पूरा कंप्लीट कर दिया ग्राम विकास। बालिका समृद्धि योजना की जो लॉन्च डेट है वो है 1997, ठीक है, याद रखिएगा। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 2 अक्टूबर 1975 को शुरू हुई थी, ठीक है। और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था ये था कि प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा सके, चिल्ड्रन का न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस चिल्ड्रन का इम्प्रूव किया जा सके 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। और इंसिडेंट्स ऑफ मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, माल न्यूट्रिशन, स्कूल ड्रॉप आउट्स, ये सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सके। इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स टू प्रमोट चाइल्ड डेवलपमेंट। Enhancement of capability of mother to look after the normal health, nutritional and development needs of children through proper community education। मतलब मदर को ही कैपेबल बनाया जा सके जिससे वो अपने बच्चे की पूरी केयर कर सके। ICDS को जो है आंगनवाड़ी के माध्यम से लागू किया गया था। आंगनवाड़ी सेंटर का इंपॉर्टेंट रोल था डिलीवरी ऑफ सर्विसेज में। आंगनवाड़ी वर्कर को 10वीं तक पास होना जरूरी था और उसी विलेज की आंगनवाड़ी वर्कर को प्रेफरेंस दिया जाता था और उन्हीं के माध्यम से ICDS को लागू किया जा सका। आंगनवाड़ी सर्विसेज में अगर हम देखें तो आंगनवाड़ी सेंटर्स में ये सब सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। हेल्थ चेकअप्स, इम्यूनाइजेशन, रेफरल सर्विसेज, सप्लीमेंट्री फीडिंग, न्यूट्रिशनल हेल्थ एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड प्री स्कूल एजुकेशन। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम वैसे तो दूध पिलाने वाली महिलाओं और नवजात बच्चों के लिए आई थी, लेकिन इसमें जब स्कूल ड्रॉप आउट्स बढ़ने लगे गर्ल्स में तो उनको भी फोकस किया गया। 11 से 18 वर्ष की युवतियों के लिए इसके थ्रस्ट को बढ़ाया गया, ICDS के थ्रस्ट को बढ़ाया गया और कहा गया कि 11 से 18 वर्ष की बच्चियाँ जो स्कूल छोड़ रही हैं बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको जो है ये कुछ सर्विसेज दी जाएँ, ठीक है।
कैसी सर्विसेज? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, लिटरेसी, रिक्रिएशन और स्किल डेवलपमेंट भी जहाँ तक हो सके, और न्यूट्रिशनल एनीमिया को भी कम किया जाए इस एज ग्रुप की महिला, मतलब युवतियों में, बालिकाओं में, किशोरियों में हम लोग कह सकते हैं। तो ये ICDS जो है केवल नवजात बच्चों तक सीमित नहीं थी, इसको किशोरियों तक भी बढ़ाया गया था। बालिका मंडल, यह आई थी स्कीम 1991 में, फिर बाद में इसका नाम बदल करके किशोरी शक्ति योजना रख दिया गया था। इसमें फोकस किया गया था 15 से 18 वर्ष की लड़कियों को। ऑब्जेक्टिव था कि उनको इन्वॉल्व किया जाए, मोटिवेट किया जाए नॉन फॉर्मल एजुकेशन के लिए, और उनका होम बेस्ड स्किल अपग्रेडेशन हो सके, उनको एजुकेट किया जा सके उनकी पर्सनल हाइजीन के बारे में, एनवायरमेंटल सैनिटाइजेशन के बारे में, फर्स्ट एड के बारे में, न्यूट्रिशन और चाइल्ड केयर के बारे में। और इन फैसिलिटीज़ के अलावा उनके रिक्रिएशन और इंटरटेनमेंट को भी ध्यान में रखा गया था, क्योंकि ये एज ऐसी होती है, कई बार लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, कई बार बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं मेंटल हेल्थ से एसोसिएटेड, तो उसका भी ध्यान रखा गया था इसमें बालिका मंडल में, जो कि बाद में किशोरी शक्ति योजना के नाम से जानी गई थी। स्वयं सिद्धा के बारे में वैसे हम बात कर चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि पहले 9th 5 ईयर प्लान में एक इंदिरा महिला योजना आई थी 1995 में, इसी को मॉडिफाई किया गया था और इसका दायरा बढ़ा दिया गया था, और इसको नवंबर 2001 में स्वयं सिद्धा कह दिया गया था। ठीक है, इंदिरा महिला योजना जो कि लागू थी कुल मिलाकर के 238 ब्लॉक में, इसका दायरा 650 ब्लॉक तक बढ़ा दिया गया था 9th 5 ईयर प्लान में, और इसको स्वयं सिद्धा फिर कह दिया गया था। स्वयं सिद्धा के ऑब्जेक्टिव्स आपको बता ही चुके हैं हम। अब यू दिशा कार्यक्रम के बारे में देख लेते हैं। यू दिशा कार्यक्रम की मोस्ट एक्सेप्टेड लॉन्च डेट हम 1988-1989 मान सकते हैं। एक नेशनल इनिशिएटिव था जिससे क्वालिटी इंप्रूवमेंट किया जा सका था। जो चाइल्ड केयर फंक्शनरीज जो थे और केयर गिवर्स जो थे, उनकी ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम था। मतलब जो चाइल्ड केयर के मामले में काम करने वाले ऑर्गेनाइजेशंस थे, उनकी ट्रेनिंग का ये प्रोग्राम था यू दिशा। इसमें देखा गया कि पेरेंट्स और अदर कम्युनिटीज़ जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट से एसोसिएटेड हैं, उनका बिहेवियरल चेंज लाना ज़रूरी है, और किस तरीके से यंग चाइल्ड का डेवलपमेंट करना चाहिए, उसकी केयर करना चाहिए, इसके बारे में उनको ट्रेन किया जा सके। ये था आपका यू दिशा। तो बच्चों का पहले 3 वर्षों में किस प्रकार पालन पोषण करना है, इसके लिए जो है पेरेंटल केयर की गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई थी यू दिशा के तहत। अब हम बात कर लेते हैं कुछ सोशल इशूज़ की जिनको सॉल्व किया जाना ज़रूरी था। जैसे अनटचबिलिटी, हिस्ट्री में अगर हम देखें तो कई सारे सेक्ट ने अनटचबिलिटी को जैसे अप्रूव किया था, और उसी वजह से जो है शूद्रों को काफ़ी यहाँ पर सहना पड़ा था। शूद्र और अन्य जो ऑड जॉब्स करने वाली कास्ट थी, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर फेस करना पड़ता था, लेकिन फाइनली आज़ाद भारत में और बदलते समय में बदलते कानूनों के साथ इसको एबॉलिश किया गया। सबसे पहला प्रयास किया गया था अनटचबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955 लाया गया था। इस एक्ट को अमेंड किया गया था 1976 में, और अनटचबिलिटी को एक संज्ञेय अपराध बना दिया गया था, कॉग्निजेबल ऑफेंस। इस एक्ट को अमेंड जब किया गया था, इसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 के नाम से जाना जाता था। जब अमेंड किया गया, इसको प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 अमेंडेड के रूप में जाना जाने लगा। अब हम समाज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में बात करना जरूरी है। भारत में शेड्यूल्ड कास्ट जो टर्म कॉइन किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, अपने लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। अप्रैल 1936 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसमें सर्टेन कास्ट और ट्राइब्स और रेसेस को और कम्युनिटीज़ को डिप्रेस्ड क्लास जो पहले कही जाती थी, उनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा था। 1931 की सेंसस रिपोर्ट के अनुसार उनको इस बेसिस पर जो है कहा गया था डिप्रेस्ड क्लास, जिन्हें ब्राह्मण, बार्बर्स, वाटर कैरियर्स, टेलर्स और ये सब जातियाँ सर्विसेज देने से मना कर देती हैं, जिनको हिंदू टेंपल में जाने नहीं दिया जाता है, पब्लिक कन्वेंस नहीं यूज़ करने दिया जाता है, रोड, फेरी, वेल, स्कूल आदि में नहीं जाने दिया जाता है, उनको डिप्रेस्ड क्लास मान लिया गया सेंसस 1931 में। ठीक है, और पॉल्यूशन बाय कांटेक्ट, वही हमने आपको जो इम्प्योरिटी की अवधारणा बताई थी, उसमें भी इसको शामिल किया गया कि जो लोग इम्प्योर माने जाते थे, पॉल्यूशन के कैरियर माने जाते थे, उनको भी डिप्रेस्ड क्लास माना गया। आर्टिकल नंबर 341, 342 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमारे आज़ाद भारत में है, इसमें शेड्यूल्ड कास्ट को जो है बताया गया है किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी में शेड्यूल्ड कास्ट कौन होगा 341, 342 में। सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स यहाँ पर रखे शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए, जैसे 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है इंट्रोड्यूस किया गया था 1975 में और रिवाइज किया गया 1986 में। इसका पॉइंट नंबर 11 जो है वो जस्टिस टू एससीज और एसटीज के बारे में है, और पॉइंट नंबर 7 क्लॉज 3, 14 क्लॉज 3, 16 क्लॉज 2 ये सब स्पेशल अटेंशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एससीज एंड एसटीज इसी के बारे में है। ठीक है,
उसके अलावा स्पेशल कंपोनेंट प्लान एक आया था 1979-1980 में, जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट को अचीव की जा सके, उनके इकोनॉमिक स्टेटस को पॉवर्टी लाइन के ऊपर लाने के लिए ये प्रयास किया गया था। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, स्पेशल सेंट्रल असिस्टेंस, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1979-80 में। 100% सेंट्रल असिस्टेंस दिया जाता था स्टेट्स यूटीज़ को, जिससे वो अपने यहाँ पर रैपिड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस कर सकें, बेसिकली शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। असिस्टेंस टू शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये भी जो है आया था 1979 में। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है, इसका रेशियो 49:51 के रूप में हो सकता था। मतलब यहाँ पर 49 हिस्सा किसका होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, 51 हिस्सा यहाँ पर शेड्यूल्ड कास्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का होगा। और इसके तहत वो क्या स्कीम चलाएंगे, एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज़, माइनर इरिगेशन की स्कीम चलाएंगे। ये कॉरपोरेशन अपने शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ट्रांसपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए, ट्रेड और सर्विसेज सेक्टर में शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को डेवलप करने के लिए ये स्कीम चला सकते थे इस कॉरपोरेशन के तहत। नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी के तहत रजिस्टर किया गया था सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। इसका ऑब्जेक्टिव था इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ को फाइनेंस करना उन लोगों के लिए जो कि एससीज और एसटीज से आते हैं, ठीक है, और डबल पॉवर्टी लाइन लिमिट के नीचे निवास कर रहे हैं, यानी कि 40,000 पर एनम रूरल एरियाज में और 55,000 अर्बन एरिया के नीचे अगर निवास कर रहे हैं तो उन सभी को बेनिफिशियरी एससी एसटी से आने वाले मेंबर्स को बनाया जाना था। इसके बाद नेशनल स्कीम फॉर लिबरेशन एंड रिहेबिलेशन ऑफ स्कैवेंजर्स एंड देयर डिपेंडेंट्स, ये स्कीम आई थी 1991-92 में, और इसका ऑब्जेक्टिव था फाइनेंशियल असिस्टेंस उनको दिया जाएगा जो कुल मिलाकर हाथ से मैला ढोते हैं, ठीक है, और जो है मैनुअल स्कैवेंजिंग करते हैं, तो उनको कुल मिलाकर ऑल्टरनेटिव ऑक्यूपेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाना लक्ष्य था, ठीक है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द स्टैट्यूटरी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, इसको 65वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 12 मार्च 1992 में आर्टिकल 338 के तहत सेटअप किया गया है। अब इसके जो चेयरपर्सन कौन है ये आपको पता होना चाहिए, हम करंट अफेयर में करवाते रहते हैं। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स, नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, इनके आपके नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के आपके चेयरपर्सन कौन है, ठीक है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़ के चेयरपर्सन कौन है, जल्दी से कमेंट करके आप बताइए। नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी, इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 12 अगस्त 1994 को, और नेशनल कमीशन फॉर सफाई कर्मचारी एक्ट 1993 में आया था, जिससे कि सफाई कर्मचारी के राइट्स और इंटरेस्ट को सेफगार्ड किया जा सके।